अनकही बातों का सफर। विपिन जी का अगला लक्ष्य क्या है? समाज सेवा में मुझे खुद से ही समाज सेवा करनी, खेलने कूदने में मन रहा, डांस में मन रहा, मतलब किसी अलग चीज के लिए बनाऊं। उस समय आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा था? कर्जा वर्जा भी हो गया था, बहुत ज़्यादा कर्जा वर्जा भी हो गया था। तो एक टाइम ऐसा आया था कि हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा। तो लड़की एक ऐसा फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। उस जो डांस के पीछे का जो संदेश है ना, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। किसी में आपको गोविंदा किसी में गोविंदा का फूफा बता रहे थे। तो विपिन जी अकेला डांस ही करते हैं या कुछ कमाते भी हैं? कुछ बड़ा करना है और मुझे पूरी दुनिया बोले, मेरे पापा नहीं बोल रहे जब तक मुझे पीछे नहीं हटे। हमने साड़ी तक की फेरी लगाई है, ऑटो भी चलाया है कि मेरा डांस देखा कैसे जाएगा, क्योंकि 30 साल का हो चुका हूँ, बहुत सारा अनुभव है। तो तू पागल हो गया है, जी जानो करेगी, विपिन को क्या हो गया है, ये बदनामी कराएंगे और ये वो। पुलिस ने आपको पकड़ा, ये मैंने सुना था। और फिर उनको एक गलत फहमी हुई थी। पत्नी जी को प्रपोज किया है कभी फिल्मी स्टाइल में? आई लव यू हीरा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं के शर्मा और आप सुन रहे हैं आपस की बातें। दोस्तों, आपस की बातों का उद्देश्य था कि हम ऐसे लोगों की कहानी सुनाएं जिनके संघर्ष तो बड़े हैं, लेकिन चमक दमक और स्टार कल्चर की इस दुनिया में उनके संघर्षों को कमतर आंका गया, या फिर यूँ कहें कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में उनके संघर्षों को वो स्थान दिया नहीं गया। एक दिन हमने बस यूं ही सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी की मूवी बागवान को देखना स्टार्ट किया, लेकिन जब मूवी का अंत हुआ तो आत्मा को झकझोर के रख दिया। हमने महसूस किया कि काश हर इंसान इस तरह अपनी कहानी सुना पाता। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि और लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज आपस की बातों में जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ही जुबानी जब उनकी कहानी को आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये कहानी तो मेरी भी हो सकती थी। धौलपुर जिला मुख्यालय से बमुश्किल 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक गांव जिसे पुरानी छावनी के नाम से जाना जाता है। नाम से ही मालूम चलता है कि यहाँ पर कभी सैनिकों का ठिकाना हुआ करता होगा। यह गांव अपनी दबंग छवि और सामाजिक सरोकारों में अग्रणी रहने के लिए भी जाना जाता है। इसी गांव से एक ऐसा लड़का निकल कर आया जिसका नाम विपिन महामना है। इनका बचपन भी आप और हमारी तरह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की तरह बीता। घर का बड़ा बेटा होने के नाते जिम्मेदारियों ने जल्दी जकड़ लिया और इन्हें पढ़ाई से समझौता करना पड़ा। पिताजी के साथ काम में हाथ बटाने लगे, लेकिन पिताजी के व्यवसाय में नुकसान होने से घर से बेघर भी होना पड़ा। लोगों के ताने सुने, बुरा दौर झेला, लेकिन उन्होंने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। वक्त गुजरने के साथ चीजें सही हुई और यहीं से उन्होंने ठान लिया कि जिंदगी में कुछ अलग तो करना है। इनको बचपन से ही डांस करने का बड़ा शौक था, तो इन्होंने हुनर को अपना हथियार बनाया। शुरुआत में नजदीकी विद्यालय में डांस करते हुए की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो लोगों के अजीब अजीब तरह के रिएक्शन आए, लोगों की हंसी के पात्र भी बने। लोगों ने इन्हें पागल, गंवार और न जाने तमाम तरह की उपाधियां दे डाली और रिश्तेदारों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी बल्कि और अधिक आत्मविश्वास के साथ अपना काम जारी रखा और अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। यहाँ से इनकी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन धौलपुर की टूटी हुई सड़कों, पानी से भरे हुए गड्ढों के पास ये डांस करते हैं और डांस करते हुए की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। उस वीडियो में इनका जो संदेश था वो धौलपुर की बदहाल स्थिति को बताने का संदेश था और लोगों ने जब इनकी वीडियो को देखा, शेयर किया, कमेंट किया, पसंद किया तो ये उस प्रयास में सफल होते हुए दिखे। इस वीडियो को डालने के बाद में लोगों के रिएक्शन अच्छे आने लगे। उन रिएक्शन से इनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और बढ़ते हुए आत्मविश्वास के साथ इन्होंने और इसी प्रकार की रील्स बनाई और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उसका प्रभाव ये हुआ कि ये अपने इस कंटेंट की वजह से धौलपुर की जनता के अंदर बहुत जल्दी वायरल हो गए और एक लोकप्रिय युवा चेहरा के रूप में उभर कर आए। दोस्तों, काफी लोग उत्सुक थे
विपिन महामना जी के इस डांस के अलावा और ये क्या करते हैं, इनका निजी जीवन किस प्रकार का है, हमने इनसे निवेदन किया और हमारे निवेदन पर ये आपस की बातों में हमारे साथ अपने निजी जीवन की चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। नमस्कार विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपस की बातों में। नमस्कार जी। विपिन जी, हर इंसान की कहानी कहीं ना कहीं उसके परिवार से ही शुरू होती है। वो घर कैसा था, वो यादें कैसी थी, वो आपका बचपन किस प्रकार बीता, ये हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। मेरा जन्म पुरानी छावनी में हुआ। तो जब छोटा था तो बहुत ज़्यादा लाड था सभी लोगों का, बिल्कुल। क्योंकि पहले मैं ही हुआ था, बड़ा था घर में, तो सबका लाड था। ये नाम मेरा दादी ने दिया था, विपिन। विपिन जी। तो और भी नाम निकलवाए थे, जैसे कि पंडित पे निकलवाते हैं कि राशि से, और वो भी निकलवाए थे, बहुत सारे नाम निकल के आए थे, पर दादी ने ये बोला कि मैंने दिया है तो वही नाम चलने। तो घर वालों ने सोचा कि हाँ दादी का नाम है, दादी ने दिया है, चलो यही चलने दो। तो पिताजी ने बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया कि शायद धौलपुर में टॉप नंबर पे था वो, किड्स कार्मिक अकेडमी, जी जी। जिसमें मनमंत कुमार जिस समय कलेक्टर हुआ करते थे, तो उनके भांजे भी उसमें पढ़ने आते थे। तो मुझे लगा भी था कि हाँ शायद, मुझे एक ऐसा फील हुआ कि पिताजी ने बहुत अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं वो, कि कभी उसको ऐसा ना लगे विपिन को कि मेरे पिताजी ने कभी पढ़ाई में कमी छोड़ी या फिर कुछ सुविधाओं में कमी छोड़ी। तो काफ़ी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, वहाँ पढ़ा मैं, पर वो रिजल्ट नहीं निकल के आया जिस रिजल्ट के लायक वो स्कूल था। मेरा रिजल्ट मध्यम रहा, जैसे कि 40%, 45%, 50%। मतलब मेरा शुरू से ही खेलने कूदने में मन रहा, डांस में मन रहा। तो वहाँ पढ़ा, वहाँ भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। 10th पास की, उसमें भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। 12th पास की, उसमें भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। पता नहीं, एक मन शुरू से ही कुछ अलग करने को करता था कि पढ़ाई में कर तो रहा हूँ, पर घर वालों को जबरदस्ती से पढ़ाई हो रही थी। मेरा 1% भी मन नहीं था पढ़ाई में, पर वही थी कि बगल का लड़का ये कर रहा है तो तू भी कर। थोड़ा ये लगना चाहिए कि हाँ बगल में कोई लड़का मान लो कि जीएनएम कर रहा है या बीएससी कर रहा है तो मैं भी करूँ। तो पिताजी का मन था कि पॉलिटेक्निक करे 10th के बाद। तो मेरा मन था कि मैं मस्त कॉम्पिटिशन की तैयारी करूँ, अगर गवर्नमेंट लगता है तो ठीक है, अंदर फिर मैं जॉब करूँ जी। तो पॉलिटेक्निक पापा का मन था, तो मैंने मना नहीं किया। मैं चलो शायद वो सोच रहे थे, चलो ठीक है पॉलिटेक्निक किया। उसमें भी असफल रहा मैं, जैसे कि बैक आ गई थी मेरी। तो कर तो ली थी, पर वो मज़ा नहीं था जो होना चाहिए। तैयारी की मैंने, सूरतगढ़ भी रह के आया, वहाँ का 6,000 रुपये रेंट था, तो उसमें मज़ा नहीं आता था। कि मुझे लगता था कि पैसा खर्च कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ। फिर मैंने वहाँ से लौट के जॉब करने को ठाना, क्योंकि 5 सिस्टर थी जी। तो उनकी शादी वादी के लिए भी कुछ, तो जहाँ तक कि मैं थोड़ा बहुत हाथ बटाता गया, जैसे कि 5,000 रुपये दे दिए मैंने घर पे, छोटी मोटी जॉब पकड़ी थी मैंने, 6,000 रुपये दे दिए, पर फिर भी मन नहीं लग रहा था। मैंने ऐसा सोच रहा था कि मैं मतलब किसी अलग चीज़ के लिए बनाऊँ, शुरू से ही मन था। तो ऐसे ही करता गया छोटी मोटी जॉब, तो उनको सपोर्ट देता गया। पर यही था कि अब कि जॉब के हटके कुछ अलग करने को मन करा। बिल्कुल। उस समय आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा था? एक्चुअल में अपन बिल्कुल ज़्यादातर रूरल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, जी। और बात की जाए तो धौलपुर में इतना ज़्यादा कोई खास डेवलपमेंट की स्थिति है भी नहीं। जी। अगर आप भाषा की बात कर लें, बात रहन सहन की कर लें, तो वही रूरल वाली स्थिति आ जाती है। फैमिली बैकग्राउंड ये रहा कि मेरे पिताजी के बड़े भाई ताऊ थे जो पीडब्ल्यूडी में गवर्नमेंट थे, गवर्नमेंट में। तो उनका सपोर्ट ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि वो जब नौकरी कर रहे थे तो वो हमें छोड़ के चले गए, धौलपुर रहने लगे और हम गाँव में रह गए। तो पिताजी ने मेहनत की, कबाड़े का काम डाला। कितने भाई थे आप पिताजी? चार भाई। तो पिताजी दूसरे नंबर के थे? हाँ, पिताजी दूसरे नंबर के थे। तो पिताजी ने कबाड़े का काम डाला, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस पड़ा, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो कर्जा वर्जा भी हो गया था, बहुत ज़्यादा कर्जा वर्जा भी हो गया था। तो एक टाइम ऐसा आया था कि हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा था। मान लो कि 20-25 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। तो गांव छोड़ने के बाद हम फरीदाबाद रहे थे, जिसमें मैंने जॉब की थी, मम्मी ने भी की थी, पिताजी ने भी की थी और बहन ने भी की थी। हम 4-5 पर्सन ने जॉब की थी। जब कहीं जाके छोटा मोटा कर्जा चुकाया था, फिर लौट के आए तो हमने प्लॉट बेचा था एक। उसके बाद हमारे जो मनु मामना, जो मेरे चाचा हैं, मेरे पिताजी से छोटे, उनने हमें सहारा दिया था। अच्छा। पैसे दिए थे उनने, तो उनसे हमने कर्जा वर्जा पटाया था अपना। उसके बाद फिर पिताजी ने कबाड़े का काम स्टार्ट किया, तो उससे थोड़ा सा जो छोटे मोटे गड्ढे थे कर्जे के, वो भरे थे पिताजी ने। तो उसके बाद फिर मैंने एक वहाँ डांस कोचिंग भी खोली थी फरीदाबाद में, वो सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद हम लौट के आए यहाँ,
वो चाचा ने सहारा वारा दिया था। उसके बाद पिताजी की होमगार्ड में पहले से ही थे, तो फिर निरंतर वो होमगार्ड में कर रहे हैं। जिम्मेदारियां बहुत हैं क्योंकि 5 सिस्टर हैं। तो एक सिस्टर की शादी पहले कर ली थी, फरीदाबाद से लौट के आए थे जब एक सिस्टर की शादी की थी हमने कोरोना टाइम में। अच्छा, तो दोस्तों इस शख्स को आप सुन रहे हैं, गड्ढा भरना इन्होंने बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था। कभी पढ़ाई में बैक आ गई तो उसके गड्ढे भरे, कभी पिताजी को व्यवसाय में नुकसान हो गया, कर्जे में चले गए, वो गड्ढे भरे। और जब बचपन से इस तरह के गड्ढे भरने की आदत पड़ जाती है तो मुझे लगता है कि ये शहर के गड्ढे इनके लिए ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से इन गड्ढों को भरने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। विपिन जी, आपने परिवार के बारे में बताया। मेरी आपसे पहले भी बातचीत हुई थी। आपकी 5 सिस्टर हैं, एक छोटा भाई है, उनमें से 2 सिस्टर की शादी हो गई है, 3 सिस्टर अभी कुंवारी हैं। तो आपकी शादी हो गई? जी। अच्छा, ये कब हुई थी? ये मेरी हुई थी 2024 लास्ट दिसंबर। अभी लास्ट ईयर। बच्चे हैं? एक बच्ची है। क्या नाम है बच्ची? वेदिका। वेदिका जी। बड़ा प्यारा नाम है वेदिका। मेरे भी 2 बेटी हैं और एक का नाम रेविका है और एक का नाम देविका है। बच्ची को पहली बार गोद में लिया, उस पल आपको क्या क्या एहसास हुआ? एक पिता के तौर पे पहली बार बच्ची आ रही है, मतलब किस तरह की भावना है आपके अंदर? देखो, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी मेरी वाइफ, तो पता नहीं था कि हाथ में लड़की आएगी या लड़का आएगा। पर घर वालों का सभी का विचार यही था कि लड़का हो लड़का हो लड़का हो। पर मुझे निश्चित भरोसा था कि शायद वही कहानी होगी मेरे साथ जो लोग कहते हैं कि लड़की एक ऐसा फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। वाह, क्या वो बात। शायद मेरे साथ हुआ कि थोड़ी देर में मैंने सुना कि बेटी हुई है, तो घर वालों की आंखें नम थी। थोड़ी सी होता है, हाँ, अपना यहाँ समाज का कल्चर इस तरह का कल्चर इस तरह का है। पर पापा खुश थे कहीं ना कहीं कि शायद मेरे पास 5 बेटियां हैं, तो मैं सोचूंगा अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव सोच वाली। तो मैंने भी बोला उनको, मैंने कहा शायद बेटी ने मुझे चुना है, तो शायद उसी की भाग्य से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो बेटियों के जो भाग्य होते हैं ना, वो जी। बदल के रख देते हैं चीजें। तो मैंने यही सोचा था कि जब मैंने गोद में ली थी, पहले तो मैंने ली नहीं थी, तो छोटे बच्चे मुझे ज्यादा थोड़ा सा वो लगता है, हाँ, नाजुक होते हैं। हाँ। तो मैंने दूर से ही खिलाई थी वो, और फोटो खींच के मैंने पोस्ट कर दी थी। अच्छा फील हुआ था, लगा था मुझे, मैंने कि जब पापा की किस्मत इतनी अच्छी है कि 5 बेटियों में से कर्जा भी हो गया, सब कुछ हो गया, 2 बेटियों की शादी कर दी, एक मेरी कर दी, और 3 बच्ची बची हैं तो उनकी भी होगी। तो कुछ ना कुछ सोच के ही भेजा है भगवान ने मेरे पास बच्ची को। तो अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा बहुत अच्छा फील हुआ। इनके पहली बच्ची हुई थी तो इन्होंने बड़ी धूमधाम से गाजे बाजों के साथ बच्ची को घर में प्रवेश कराया था, और वो न्यूज धौलपुर के लोकल समाचार चैनलों पर चली थी। ये बात सही है जी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अभी समाज में इस तरह के लड़कों को वरीयता देने की प्राथमिकता ज्यादा है, लड़कियां हो जाए तो मुंह से कोड़ लेते हैं, और उस कल्चर में आप गाजे बाजे के साथ ले जा रहे हैं, तो लोगों के क्या रिएक्शन रहे थे? मैंने घर में ही बोला था, मैंने कि क्यों ना ऐसा करें कि हम वहाँ से गाजे बजा के साथ लेके आए। तो मतलब घर में से किसी के भी मुंह से मैंने ऐसा नहीं सुना कि ये गलत है। बस ये मम्मी ने ये बोला था कि लड़कों को सब लेके आते हैं, लड़की को ऐसे कौन लेके आता है। मैंने कहा वही तो मैं करूंगा, वही तो अलग करना है, वही तो मैं करूंगा, और वही मैं करता आया हूँ शुरू से हट के, कि मैंने कि मैं लड़की को लेके आऊंगा। तो खूब अच्छे से लेके आया मैं उसको, और लोग कई बार रास्ते में भी ले क्या लड़की को कौन लेके आता, लड़की के पागल। वहाँ हॉस्पिटल से सीधे घर तक या फिर चौराहे से? हॉस्पिटल से सीधे करता। क्या बात है, वो तो न्यूज बन गई होगी तभी। न्यूज पे चली थी, वो न्यूज पे चली थी, और काफी न्यूज वाले ये भी बता रहे थे कि आपने हमें नहीं बताया, किसी आपने एक न्यूज वाले को दे दिया। हाँ, हमें भी चलाना था। उस समय शायद आप इतने वायरल नहीं थे धौलपुर के अंदर, सोशल मीडिया पे नहीं था मैं उस समय। लेकिन सोच आपकी वायरल थी। अब आपको पिता होने की जिम्मेदारियां और ज्यादा समझ में आने लगी हैं, क्योंकि इससे पहले आप बेटे के तौर पे थे, बड़े भाई के तौर पे थे, लेकिन आप पिता बन गए और पति भी बन गए। तो ये इस तरह की जिम्मेदारियों से जीवन में कुछ बदलाव आता है या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि ये कई बार ऐसा होता है कि बेटी हो गई तो अब तुम्हें संभलना होगा, तुम्हें इकट्ठा भी करना है पैसा, उसकी शादी करनी है, ये वो। तो दहेज वहेज थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है, हालांकि मेरे पिताजी ने भी लिया है मेरे लिए। अब धौलपुर में तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मेरे पिताजी ने मेरे लिए लिया है, मैं खुद कह रहा हूँ। हाँ, पर अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ आएगा जहाँ ये बंद होगा, और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और इस तरह की युवा शक्ति और इस तरह की सोच अगर आगे आएगी तब ये काम हो पाएगा। एक तो कोई नहीं कर पाएगा। एक नहीं कर पाएगा।
विपिन जी का डांस वायरल है धौलपुर में, खूब अच्छी तरीके से वायरल है, सब लोग देख रहे हैं और मैं तो बड़ा फैन हूँ आपकी। उस जो डांस के पीछे का जो संदेश है ना, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। डांस आप बेमिसाल करते हैं और कई मैंने कमेंट्स भी पढ़ी थी, तो लोग किसी में आपको गोविंदा किसी में गोविंदा का फूफा बता रहे थे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कमेंट थी। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में आता है, जो ऑडियंस हमारी सुन रही है हाँ। और लोग कहते भी हैं। कोई एक क्रिकेटर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें उनके रिश्तेदार पूछते हैं कि मतलब खेलते हो, खेलने के अलावा भी कुछ करते हो कि नहीं करते हो, कुछ कमाते हो कि नहीं कमाते हो। तो विपिन जी अकेला डांस ही करते हैं या कुछ कमाते भी हैं कुछ? मैं एनजीओ सेक्टर में जॉब करता हूँ। एनजीओ सेक्टर में करीबन मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ और 4 एनजीओ में जॉब कर चुका हूँ मैं। अच्छा, 4 एनजीओ में जॉब कर चुका हूँ जी। किस तो टाइप के एनजीओ है, मतलब क्या करते हैं लोगों के लिए? ये गरीब लोगों को सपोर्टिंग का काम करती है ये एनजीओ। राशन सपोर्ट, अच्छा मेडिकल सपोर्ट और एजुकेशन सपोर्ट, इस पे हम काम करते हैं। अच्छा। जैसे अगर कोई बच्ची पढ़ना चाहती है और वो होशियार है पढ़ने में और उसको ज़रूरत है कि जैसे कि फीस की ज़रूरत है या फिर उसको जाने के लिए किराया नहीं है कोचिंग के लिए, तो उसमें हम सपोर्ट करते हैं। बच्ची कोई एक काउंसलिंग की सपोर्ट करते हैं। बच्ची कोई परेशान है डिप्रेशन में या फिर कोई पुरुष परेशान है डिप्रेशन में, तो उसको बाहर निकालने का काम करते हैं काउंसलिंग के द्वारा जी। डिप्रेशन और एंजाइटी की स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा है। जी जी या तो आप इसको मोबाइल का प्रभाव समझ लें, या लोगों में एकल रहने की समस्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। अभी अगर लोकल धौलपुर के कल्चर को देखा जाए तो ज़्यादातर स्थिति जो मैं महसूस करता हूँ वो एकल परिवार की हो गई है। पहले साथ में रहते थे, चाचा ताऊ दादी दादा, मतलब पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पे कैसे रह रहे हैं। आजकल स्थिति आ गई है कि पति पत्नी और मैं, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। लेकिन आप अब भी संयुक्त परिवार में रह रहे हो, माता जी हैं, पिताजी हैं, बहन हैं और बच्ची भी हो गई आपकी, भाई भी है, तो आपको परेशानी नहीं आती इस तरह की? मतलब किस तरह सामंजस्य बैठता है फैमिली में? देखो, परेशानी आती है। अगर हम परेशानियों से भागोगे तो परेशानी और बढ़ेगी। बिल्कुल। और शुरू से सीखा है परेशानियों समस्याओं को मैनेज करना, कि समस्याओं को उन पे समझौते पे काम करें, ना कि उनसे भागें। अगर कोई गुस्सा भी आ रहा है किसी को लेके, वाइफ को लेके, मम्मी को लेके, तो उस गुस्से को वहीं समाधान करें उसका, ना कि दिमाग में भरे फिर वो गुस्सा कहीं और जाके फूटे, ऑफिस में मान लो या दोस्त पे मान लो या कहीं भी। तो मैंने चीज़ों को मैनेज करना सीखा है। ये नहीं है कि लड़ाइयाँ किसके घर में नहीं होती। बिल्कुल। मान लो माँ की गलती हो या वाइफ की गलती हो या बहन की गलती हो या हमारी खुद की गलती हो, तो उन चीज़ों को मैनेज पे काम किया है मैंने। तो कभी ये नहीं आने दिया कि हम अलग रहेंगे या फिर मम्मी पापा अलग रहेंगे या हम इस घर में नहीं रह रहे, कहीं दूसरा लेते हैं उसमें रहेंगे। तो ये बात तो कभी मैंने आने ही नहीं दी। और अब से लेके और मरते दम तक मैं तो हर नागरिक से यही कहूँगा कि माँ बाप आपकी जड़ है और आप उनकी टहनियाँ हैं। तो टहनियाँ से जब पत्ता टूटेगा तो वो सूखने का काम करेगा, बिल्कुल सूखेगा। वो हरा नहीं होगा। हरा जब तक रहेगा जब तक उनसे जुड़े रहोगे। तो यही है कि जहाँ तक हो माता पिता के साथ रहो। एक अच्छे परिवार में आज़ादी और अनुशासन दोनों का सामंजस्य होना बेहद जरूरी है। किसी एक के कम या ज़्यादा होने से आपके परिवार का संतुलन बिगड़ सकता है। आपको कब लगा कि अब जिंदगी जो नॉर्मल तरीके से चल रही है, वापस पापा के बिजनेस में थोड़ा सा सहयोग कर दिया या एनजीओ में जाके काम कर लिया, थोड़े से पैसे कमा लिए, इन सब से हटके आपके दिमाग में ऐसी चीज कब आई कि नहीं, इनसे काम, विपिन का काम नहीं चलने वाला, मुझे कुछ हटके करना पड़ेगा? मुझे जब लगा शादी के बाद ऐसा लगा कि कुछ बड़ा करना है। ये शौक, ये तो मन में बहुत पहले से ही था कि पता नहीं कुछ बड़ा तो करूंगा मैं, पर ये नहीं पता क्या करूंगा। ये मन में बहुत पहले से विचार बन रहा था कुछ बड़ा करूंगा, पर अब मुझे लग रहा है कि करना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि मेरी बच्ची हुई है, अब शादी हो गई, यहाँ से आगे और भी बच्चे होंगे, इसके लिए नहीं, कि शायद मैं कुछ लोगों को जगा सकूं अपने संदेश के जरिए कि धौलपुर में बहुत पिछड़ा वर्ग है और धौलपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। और धौलपुर के जो लोगों की मानसिकता है वो बहुत छोटी सोचते हैं कि वही बात है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं डांस कर रहा हूँ तो काफ़ी लोगों के कमेंट पापा से भी बोलते हैं कि आपका लड़का पता नहीं क्या कर रहा है ये वो। पर मुझे सबसे बड़ी बात पापा की ये लगती है कि पापा ने अभी तक मुझसे ये नहीं बोला कि तू डांस मत कर या फिर तू ये काम मत कर। और मुझे पूरी दुनिया बोले, मेरे पापा नहीं बोल रहे जब तक मुझे पीछे नहीं हटना। जिस दिन मेरे पापा बोल देंगे उस दिन मैं सोचने में मजबूर हो जाऊंगा
कि हाँ शायद अब मुझे सोचना चाहिए, कि शायद वो कुछ ना कुछ सोच के बोल रहे हैं कि उनने हमें जन्म दिया है तो उन्हें बहुत सारा अनुभव है, इसलिए बोल रहे हैं। जब मुझे सोचने में मजबूर हो जाऊंगा, पर फिलहाल मुझे कुछ नहीं बोलते वो। मुझे लगता है कि जो बोलने वाला पापा का जो बोलने वाला दौर है वो तो निकल गया, और कुछ लोग जो नेगेटिव लोग हैं उनका दौर कभी खत्म होगा ही नहीं। लेकिन मुझे जो फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन मैं जो रिएक्शन देख रहा हूँ फिलहाल, हाँ। मैंने अध्ययन भी किया है आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स का, तो उसमें धौलपुर की मुझे लगता है कि 90% जनता आपके साथ में है। इतने अच्छे अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं, सब लोग साथ में हैं, तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। आपने पिताजी के नुकसान का जिक्र किया था, व्यवसाय में नुकसान हो गया था, तो उस समय परिवार एकदम टूट सा गया, घर से बेघर भी होना पड़ा, जिले से भी बाहर जाना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा। तो उस समय एक बड़े बेटे के तौर पे आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। परिवार को फिर आपने भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से किस तरह संभाला? कई सारे विचार आते थे हमारे, जब हम ड्यूटी से आ जाते थे, सुबह 8 बजे निकलते थे, शाम को 8 बजे आते थे। क्या करते थे? जस्ट लाइक एक्सपोर्ट कंपनी थी कपड़े की, अच्छा, तो उसमें काम करते थे। पापा थे सुपरवाइजर और मैं नीचे काम करता था, जो कपड़ा होता है उसको घरी करने का, और दीदी थी उसकी कटिंग करने का काम करती थी, मम्मी भी कटिंग करने का काम करती थी। तो उसमें क्या है कि जब हम 8 बजे रात को घर आते थे तो बैठते थे, खाना बनाते थे। फिर छोटी बहन थी, उस पर नहीं बनाना आता था। छोटी बहन और एक भाई और 2 बहन, 3 बहन एक भाई, वो घर पे रूम पे रहते थे, तो उन पे खाना नहीं, छोटे थे वो, मकान मालिक थे, उनके सारे उनको छोड़ दिया जाता था कि आप देखना थोड़ा सा, हम जॉब पे जा रहे हैं। तो आते थे, सुबह 8 बजे जाते थे, शाम को 8 बजे आते थे। जब हम बैठ के सोचते थे, कभी कभार विचार में आता था कि ऐसा करें कि सभी आत्महत्या कर लें। बड़ा गांव में एक मैसेज फैल गया था, रघुराई पिताजी का नाम है मेरे का, रघुराई पे कर्जा हो गया, वो तो काम छोड़ के चला गया। कर्जे वाले घर पे दस्तक देते होंगे, हाँ, फोन आते होंगे, घर पे दस्तक देते थे। कई लोग ऐसे थे जिनके पैसे थे, उनने सामने प्लॉट था उसमें कब्जा भी करना स्टार्ट कर दिया। पर हमारे जो गांव के सरपंच थे, उनसे मैंने बोला, पिताजी ने बोला, गांव के सरपंच शायद ब्रजेश जी थे ना, मतलब ब्रजेश छावनी लगाते थे वो तो टाइटल, उनके लड़के थे रोहित शर्मा। तो उनसे भी बोला पिताजी ने, हमने तो वो गए थे थोड़ा सा, और जो रोड बन रहा था तो उसकी सीढ़ी वीडिया भी फोड़ रहे थे लोग, तो उसके लिए भी उन्होंने सपोर्ट की थी घर पे जाके, कि वो अभी है नहीं है फिलहाल। अगर सीढ़ी फूटे तो सभी की सीढ़ी फूटे, तो हमारी सीढ़ी फूटने का काम कर रहे थे वो, तो उन्हें समझाया था। तो वही चीज़, बहुत सारे समस्या आए थे। कभी हमारा मरने का विचार कर रहा था, कभी ये विचार कर रहा था कि अभी धौलपुर जाए ही ना, क्योंकि बदनामी टाइप की हो गई थी कि उन पर कर्जा हो गया, वो चले गए, ये वो फलाने का। पर मैं एकदम नॉर्मल था। मैंने कि ये चीज़ें आदमी के किसी से मुंह पकड़ेंगे, आदमी तो कुछ भी बोलता है, समय बदलेगा, एकदम हाँ। बदलेगा। तो मैंने कोई ना, कभी तो समय बदलेगा। तो मैंने कहा छोटी मोटी ये तो चीज़ मैंने सोचा ही मत करो। घर पे मम्मी वगैरह, दीदी वगैरह बोलती थी, मैंने ये तो सोचा ही मत करो, तो कुछ नहीं होता। आज यहाँ ठीक है, कमा रहे हैं, कुछ हो जाएगा बढ़िया, फिर लौट चलेंगे गाँव, तो कभी ना कभी तो टाइम आएगा। चलो मैं बड़ा हूँ, मेरे से छोटा सचिन है, वो भी किसी दिन कभी तैयारी करेगा तो गवर्नमेंट लग गया, या फिर कोई बिजनेस डाल ली तो उसमें सक्सेस हो गया, तो मतलब हो जाएगा। फिर आदमी की जो टोन होती है कि यार वो तो कर्जा लेके, वही टोन चेंज हो जाती है इंसान की। बिल्कुल, अभी नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगी, पॉजिटिव होता है। वो तो वही है कि धूप छाया का खेल है, आज धूप है तो कल छाया है। तो वो उस समय थोड़ा सा मैंने बहुत संभाला था, पिताजी ने भी संभाला था। और पिताजी हमेशा मेरे, शायद पिताजी ऐसे हैं कि शायद मेरी नज़र में तो कोई होगा नहीं, इतने संघर्षी हैं कि उनको तुम 24 घंटे काम करा लो और किसी भी काम में पीछे नहीं हटते। उन्होंने साड़ी तक की फेरी लगाई है, ऑटो भी चलाया है, बहुत कुछ काम किया। मतलब यही है कि वो बैठे नहीं। क्यों? क्योंकि सर पे कर्जा था, बिल्कुल, कि आज मैं बैठ जाऊंगा तो वो दुगना हो जाएगा और वो भी देना है, तो इसलिए वो बैठे नहीं। कभी साइकिल पे पड़ी तो साइकिल की फेरी लगा दी, ऑटो चला लिया, और मेरी जरूरत पड़ी कभी उनने तो मैंने भी साथ दिया, मैंने भी ऑटो चलाया, बहुत काम है की। पर ये की हिम्मत नहीं आ रही। दोस्तों, ज्यादातर जो मध्यम वर्गीय फैमिली है उनका यही हाल है। खड़ी हुई फसल पे असमय बरसात हो जाना, ओले पड़ जाना, फसल खराब हो जाना, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा लेके बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का वो आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलना, या फिर और कई व्यवसाय में नुकसान हो जाना, और लोग कर्जे में जाते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ यही मैसेज है कि आप विपिन जी की स्थिति को देखो। माता जी ने, पिताजी ने, बहनों ने, खुद ने जाके कारखाने में काम किया, पिताजी ने ऑटो चलाया, फेरी तक लगाई, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास को हारने नहीं दिया। इसी प्रकार आप सभी के लिए भी ये संदेश है कि आप अपने आत्मविश्वास को गिरने नहीं दें, और ये जो आत्महत्या वाली जो बातें मन में आती हैं वो कायरों के मन में आती हैं। इसलिए
हर किसी के जीवन में परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का डटकर सामना करना है, उनसे भागना नहीं है। उस मुश्किल दौर के बाद आपने हाल ही में कई सारी रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जिनमें आप शहर की टूटी हुई सड़कों और पानी से भरे हुए गड्ढों पर डांस करते हुए दिख रहे हैं। जी। क्या आप किसी को अपने डांस से संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इन वीडियो को बनाने के पीछे आपकी सोच क्या रही है। मेरी सोच यही है कि जो मेरे साथी हैं, युवा हैं, वो थोड़े अवेयर हो इस चीज़ को लेके। जैसे कि हमें घर में जरूरत पड़ती है तो हम घर के मालिक से बोलते हैं कि मुझे साइकिल चाहिए, या पापा एक मंजिल ठीक नहीं है, दूसरी मंजिल भी बनाओ, तो दोस्तों के मकान बने हुए हैं अच्छे। तो यही है कि जो धौलपुर के जिम्मेदार लोग हैं वो भी एक तरह से हमारे मालिक हैं। बिल्कुल। तो उनसे हम एक मैसेज के जरिए किसी भी तरह से कह सकते हैं, जैसे कि मैं डांस दिखा रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, अब लोग डांस भी देख रहे हैं और मेरा बैकग्राउंड भी देख रहे हैं। अब उनके नज़रिए पर निर्भर कर रहा है कि वो सबसे ज़्यादा उनकी नज़र किस चीज़ पे है, कि मैं डांस यहाँ क्यों कर रहा हूँ। डांस कहीं भी कर सकता हूँ, डांस मंदिरों पर भी कर सकता हूँ, मचकुंड है अपना कितना सुंदर, वहाँ भी कर सकता हूँ, चौपड़ा मंदिर है वहाँ भी कर सकता हूँ। तो वहाँ जहाँ मैं डांस कर रहा हूँ लोग देख रहे हैं कि वो टूटी फूटी सड़कें हैं, शायद मैं उनको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आप क्यों सह रहे हो, हमारा धौलपुर अनाथ है, नहीं है ना, नहीं। क्योंकि हमारा मालिक है, घर पे हमारे मालिक होते हैं, जो धौलपुर का मालिक है उससे भी तो हम कह सकते हैं। तो मालिकों में ब्यूरोक्रेसी और ये नेता दोनों, ये मैं उनसे नहीं कह सकता, क्योंकि मैं युवाओं से ही कह सकता हूँ कि पढ़ो, शिक्षित बनो और अपने अधिकारों को समझो। करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। बदलाव करना पड़ेगा, सोच भी बदलनी पड़ेगी आपको, ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। चलो ठीक है, कोई नहीं सुन रहा तो आप कॉलोनी में रहते हो, 10 लोग रह रहे हो, 10 लोग एक रोटी कम खा लो, कुछ शौक कम कर लो, पैसे मिला के उसको ठीक कर लो, क्योंकि वहां से सबके बच्चे निकलेंगे, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप भी निकलोगे ऑफिस के लिए। तो ये स्वयं की जिम्मेदारी है, ना कि किसी नेता की, ना कि प्रशासन की, ये स्वयं की जिम्मेदारी है। बहुत सी हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हम थूक रहे हैं, हाँ बिल्कुल, और उसका जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? नेता को, नेता को, प्रशासन प्रशासन। को। ये गलत है, क्योंकि हम गलती तो हम ही कर रहे हैं ना, पहले हमें सुधरना पड़ेगा। हमें सुधरना पड़ेगा। हॉस्पिटलों में जाओ, गंदगी का पार नहीं है, कहीं पे भी पीक मार दी, गुटखा खा रहे हैं। अब गुटखा पहले तो आप गुटखा खा ही गलत रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं तो कम से कम सार्वजनिक स्थानों को तो देखो। आप अपने घर के कमरे में थूक सकते हो क्या? नहीं थूक सकते हो। दूसरी बात, धौलपुर में कॉलोनियों में ये स्थिति है कि जैसे घर बनाया तो जहां पे अपनी दीवार लगी है उससे 10 फीट में आगे और सीढ़ियां खड़ी कर देंगे। बिल्कुल, इधर से इसने कर दी, सामने से पड़ोसी ने कर दी। अब जो 30 फीट का रास्ता है ना, वो 10 फीट का रास्ता रहेगा। मेरे गांव की बात कर लो आप, मेरे घर की रास्ता 15 फुट की थी, कहीं से 10 फुट है, कहीं से 5 फुट है, कहीं से 3 फुट है, कहीं से 2 फुट है। बाइक भी ऐसे ऐसे करके ले जानी पड़ती है। किससे कहें? जिससे कहें विवाद है। सोच को कैसे बदल पाएंगे अपन लोग? शिक्षा से, शिक्षा और संस्कार दोनों ही जरूरी हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे रील्स अजीब अजीब तरह की चल रही है, एक कटोला जेल के भीतर, एक कटोला जेल के बाहर। वो चीजें देखो, कैसे आएंगी ये चीज? वो चीजें हम सोशल मीडिया का उपयोग अच्छी तरह से भी करते हैं और गलत तरीके से भी करते हैं। वो हमारा कैरेक्टर बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर हमारे पास रील आ रही है कटोला अंदर, तो उसको ऊपर खिसका देना। हम वो चीजें देखें ही नहीं जिससे हमारा समाज बिगड़ रहा है। उस चीज को ऊपर करो, वो चीज आपके पास आएगी नहीं। जिस चीज में आप रुचि रख रहे हो, आप दिमाग में क्या सोच रहे हो, वही चीज आपके फोन में आएगी। बिल्कुल। तो थोड़ा मानसिक परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ा गार्जियंस की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती कि बच्चा मेरा जो है मोबाइल चला रहा है तो मोबाइल में क्या चला रहा है और किस तरह के कंटेंट यूज कर रहा है। आजकल तो सबको पता चल जाता है। पूरी जिम्मेदारी गार्जियंस की रहती है कि हमारा बच्चा फोन चला रहा है तो क्या चीजें देख रहा है। उसकी मेल आईडी, अपनी मेल आईडी उसके फोन में खोलो। अगर वो यूट्यूब पे कुछ देख भी रहा है तो आप उसको देख सकते हो अपने यूट्यूब पे कि ये कौन कौन से किस तरीके की रील आ रही है। अगर अच्छा देख रहा है कि हाँ वो कोचिंग की क्लासेस देख रहा है या फिर पढ़ाई की क्लासेस देख रहा है या फिर कोई ऐसी कहानी देख रहा है जिससे वो प्रेरित हो तो ठीक है। अगर वो कुछ गलत रास्ते पे जा रहा है तो आप उसको टोको कि बेटा। लेकिन आजकल बच्चों में इस तरह की सोच हो गई है कि टोकने पर जवाब दे देते हैं, माँ बाप को जवाब दे देते हैं। और हमारे जमाने में तो ऐसा था कि थप्पड़ पड़ता था एक, और अगर गुस्सा कर दिया, आंखें तरेड़ दी, तो फिर दूसरा थप्पड़ उस आंखों को तरेड़ने के लिए, रोकने के लिए। बात यह है कि आजकल बच्चों में सहन शक्ति खत्म हो गई है। पहले मोहल्ले में क्या करते थे कि हम किसी भी बच्चे के थप्पड़ मार देते, कोई गलती करता था, ए क्या कर रहा है, मोहल्ले वालों से भी डर लगता था। आज तुम अपने बच्चे में नहीं मार सकते हो। या तो पिताजी विवाद करेंगे या फिर तुम्हारे मिसेज विवाद करेंगे, वाइफ विवाद करेंगे कि अपने बच्चे को क्यों मार दिया। तो ना मारने से उनकी सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई। अगर उसमें चाटा भी मार दो तो एकदम वो तन्ना जाएगा।
क्योंकि बचपन से उसमें हाथ नहीं लगा, एकदम तुम उसे मारोगे तो उसमें एकदम करंट आएगा। बिल्कुल और हम क्या है, हम ठोके पीटे गए हैं जब हम बड़े हुए हैं। बिल्कुल। सब तरह की पिटाई खाई है हमने, सब तरह की। सबकी अगर खाई है, देख- चाचा की अलग खाई देख है, भी लेंगे तो ये कहेंगे पापा ने इतनी पिटाई खाई है, पापा की, चाचा की, मोहल्ले वाले दे जाते वालों थे। की, टीचर की, जब हम इतने मजबूत हो पाए। हाँ। तो ये आजकल के बच्चे तो ये मान लो थर्माकोल। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आपकी ऐसी याद है बचपन की जहाँ पे आप पिटे हो? हाँ, स्कूल था हमारा आचार्य जी का, छावनी में था। तो लंच में मैं रह गया किसी बना बना के, तो ऐसे ही बैठा था, मम्मी बैठी थी और ताई बैठी थी। तो वो आ गए और मुझे पकड़ लिया, गैलरी में ले आए बाहर। तो उन्होंने इतने डंडे बजाए, इतने डंडे बजाए बहुत, और मम्मी मेरी रो रही। सर कर नहीं पा रही थी कुछ। छोड़ दो रत्ती, छोड़ दो, अब छोड़ दो। और बहुत पिटाई लगाई मेरी। पर वो ये कि बेशरम हो गया था मैं, क्योंकि पिताजी बहुत मारते थे, उल्टे सीधे काम। बचपन होता है इसका काम बिगाड़ दिया, उसका काम बिगाड़ दिया, कोई काम कर रहा है तो उसमें उलझन लाना। तो मतलब छोटे मोटे बहुत शुरू से ही ठोका पीटी। तो पहले टाइम के तो गुरुजी भी ऐसे होते थे कि वो मतलब जो बच्चे की केयर है ना वो माँ बाप से ज्यादा करते थे वो, और उनको अधिकार भी था मारने का। आजकल तो गार्जियंस है ना, माता पिता स्कूल में कहते हैं कि बच्चे को हाथ मत लगाना, बच्चे को मारना। विवाद कर देते हैं। ऐसी स्थिति। अगर बच्चा तुम्हारा टीचर ने पिटाई भी कर दी, अगर बच्चे ने कह दिया तो टीचर का रास्ता रोक लेंगे, गांव से निकलने नहीं देंगे। बिल्कुल सही। और ज्यादा अगर थोड़ा सा बड़ा हुआ बच्चा तो अपने दोस्तों को लाकर उसको पीट देगा टीचर को। ये रील्स का आइडिया कहाँ से आया सबसे पहले? आप रील्स का सब आइडिया लोग- यही आया कि मैंने बहुत सारी जॉब कर ली थी, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई अब ऐसी कोई स्किल है जिससे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो एक स्किल यही बची थी मेरे पास, डांस की। तो मैंने कहा अब इसको, डांसर तो बहुत है, बहुत रील्स देख रहा हूँ मैं, और अच्छे अच्छे डांसर हैं। मैंने कि मेरा डांस देखा कैसे जाएगा। तो मुझे याद आया सर्विस रोड, जिस पर ये वाला जो हाँ। बाईपास पे है, 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। कई लोग उसमें गड्ढे में गिरे हैं कई बार। 3 लोगों की मेरे पास खबर है, जो मैंने सुना है, उनके घर वालों से भी मिला हूँ मैं। और कई सारे उसमें एक्सीडेंट हुए हैं, तो कई लोग मरे भी हैं उसमें। तो वहाँ पे मैंने रील बनाई थी। मैंने क्या थोड़ा सा रील बनाऊं मैं, डांस की। मेरा कोई मोटो नहीं था इसको उस समय कुछ नहीं था, बस रील बनाना। सिंपल सा। मैंने कि यार वो बहुत बेकार हो रहा है, मैं चलो बनाए। तो बनाई तो वो 2 लाख प्लस गई थी। काफी न्यूज वालों के भी कॉल आए थे कि हमें वीडियो दे दो, हमें अपने चैनल पे चलानी है ये वो। तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कि नहीं, अभी थोड़ा सा मेरा समझ में नहीं आ रहा था। मैंने यार वायरल तो हो गई है, धौलपुर में वायरल हो गई है, अब मैं क्या करूं, समझ डर भी था कि कोई फालतू की औगार नहीं लग जाए। बिल्कुल। धीरे धीरे एक और दूसरे तीसरे दिन रील बनाई मैंने, फिर मुझे पुलिस पकड़ के ले गई। आपने कभी सोचा था जीवन में कि मेरी रील इस तरह से वायरल हो जाएंगी? और व्यू की अगर बात करें तो 15 से 20 लाख लोग आपकी अभी रील्स को देख रहे हैं, अभी शुरुआत का दौर है, और मुझे लगता है कि ये जो संख्या है ना वो करोड़ों में जाने वाली है। आपको लगा कभी ऐसे कि मैं इस तरह वायरल हो जाऊंगा? नहीं, मुझे ये जरूर लगा था कि यार ये आजकल जो रील बना रहे हैं और इतने इतने मतलब अच्छी अच्छी रील बना रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, पर इनकी रील धौलपुर में ही देखे थे मैंने कि इनकी रील वही जा रही है कि 10,000 15,000। मैंने कि जिस दिन मैंने स्टार्ट कर दिया तो पूरे मनोयोग से स्टार्ट कर दिया, पूरी स्किल्स के साथ स्टार्ट कर दिया मैंने, उस दिन ये बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये मेरा एक अहंकार नहीं है, एक थोड़ा सा था, क्योंकि जितना अनुभव था मुझे, क्योंकि 30 साल का हो चुका हूँ, बहुत सारा अनुभव है। और लोग कह भी रहे थे कि क्या कर रहा है तू, मैंने कहा मैं 30 साल का हो चुका हूँ, मुझे बहुत अनुभव है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सही है, यहाँ इस स्टेज पे एक मैच्योर सी भी आने लग जाती है, मैच्योर हो जाता है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, 30 साल का हो गया, बहुत अनुभव है मुझे। पर हाँ, इस समय मैं बात करूँ तो मैं जितने सोच लो 40-50 साल पे लेते हैं, उस समय मैं लेके बैठा हूँ, क्योंकि घाट घाट का पानी पिया होता है, तो वो सभी परिस्थितियों से निकला हुआ हूँ मैं, तो मतलब एक तरह से पक गया हूँ। विपिन जी का अगला लक्ष्य क्या है? यही धौलपुर में रह करके लोगों की सोच को बदलना, धौलपुर के विकास में अपना अमूल्य सहयोग देना, और धौलपुर के लोगों की नजर में हीरो बनना, या फिर वायरल होने के बाद में, फेमस होने के बाद में बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में जाने की सोचना? ये सोच मेरी नहीं है बिग बॉस में जाऊं या मैं सेलिब्रिटी बनूं, क्योंकि समाज सेवा में मुझे बहुत अच्छा लगता है, समाज सेवा करना। और इस समय हमारे धौलपुर की हालत रोडों से बहुत बुरी है। धौलपुर हमारा बहुत सुंदर है अगर अंदर से देखा जाए। चंबल गार्डन वो देख लो, मचकुंड देख लो, मचकुंड तो अपनी नाक है धौलपुर की। स्कूल देख लो, नवोदय स्कूल देख लो, केंद्रीय विद्यालय देख लो, रिको फैक्ट्री देख लो, हवाई पट्टी देख लो, और ये तुम्हारा वन विभाग देख लो क्या, और ये तुम्हारा आपका निहाल टावर है, निहाल टावर देख लो, घंटाघर रोड पूरा शानदार बना, और रेड स्टोन तो जाने कहाँ लग रहा है, देख लो।
और तो सबसे यही बड़ी है। बात ये है कि ये जो हाईवे अपना गुजर रहा है, हाँ, वो दिल्ली और मुंबई को जोड़ रहा है मुंबई को सीधा। जोड़ अब रहा तो है। श्रीनगर से जुड़ गया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपार संभावना है। तो हमारा क्या है कि धौलपुर का फीडबैक सबसे ज्यादा जाता है, जो गंदा जाता है वो धौलपुर की रोडों से जाता है, रोडों से जाता है। क्योंकि हमारा जो आवागमन है वो अदर स्टेट के लोग वहां से गुजरते हैं, तो सबसे बुरा फीडबैक जाता है कि यार धौलपुर की रोड कैसी है। तो मुझे यही है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे अब रोडों पे नचना पड़े या फिर गिरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन बदल के रहूंगा पर मैं। धौलपुर की दिशा को बदल के रहूंगा। आपके जो कंटेंट हैं वो इतनी जल्दी वायरल हो गए, लेकिन अभी नए क्रिएटर्स आए हैं सोशल मीडिया पर, तो वो क्या है कि रील डाल देते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं रातों रात वायरल हो जाऊं, तो और उनकी रील वायरल होती नहीं है। उनके लिए क्या टिप्स हैं आपकी? टिप्स यही है कि जरूरी नहीं है कि किसी की कॉपी की जाए, एक यूनिक कंटेंट निकाल के लाओ जिससे युवाओं में एक अवेयरनेस निकले, लोगों में अवेयरनेस फैले और लोग जागरूक रहें। जरूरी नहीं है कि हम समाज के तौर पे करें, बहुत सी चीजें हैं। डांस कर रहे हो तो आप ये नहीं कि अपना शरीर दिखाएं। लड़कों से भी और बहनों से भी कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हम ऊंचे नीचे कपड़े पहन के रील्स बनाएं या फिर कुछ ऐसा चीज करें वायरल। जरूरी नहीं है कि वायरल होने के लिए हम कुछ भी करें, कुछ ऐसा करें कि आपकी रील्स को पूरा परिवार देख के बैठ के देख सके। कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणियां ना करें आप, और जो भी बोले जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज आए। समाज के मैसेज के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से समय जरूर लग सकता जी, है, जी, बिल्कुल। लेकिन आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। क्या आपको भी कभी नए क्रिएटर्स की तरह संघर्ष करना पड़ा, या एकदम से 2-4 वीडियो डाली और वो आपने बाईपास वाली वीडियो डाल दी और उसके बाद में लाखों में व्यूज चले गए? क्या आपको संघर्ष करना पड़ा था? देखो, संघर्ष तो ये भी कहेंगे कि मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, लोगों को सालें लग जाती हैं, पर उसमें एक रीजन छुपा हुआ है कि धौलपुर के लोग रोडों से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। तो लोग भरे पड़े हुए हैं उससे कि ये रोड कब सही हो, क्योंकि आए दिन देखो कि मैं भी हूँ, मैं साइकिल और मोटरसाइकिल पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। शायद मेरे पास कार होती तो मैं ये दिखता नहीं, महसूस नहीं आपको कर पाता, नहीं महसूस कर नहीं पाता। कर पाता मैं। तो मैं आए दिन देखता रहता हूँ कि लोग गिर रहे हैं, गड्ढों में गिर रहे हैं, या फिर बाइक से लेके कोई शादी में जा रहा है तो वो गिर रहे हैं, फिर वो घर जा रहा है चेंज करके आ रहा है। तो ये चीज़ें क्या है कि मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पुअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और उन गड्ढों का शिकार मैं भी खुद भी बना हूँ कई बार। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा लगी। कई जगह पे ऐसी स्थिति भी है कि अगर आप नहा धो के निकले हो और ये कहावत है कि पाउडर तो आपको फ्री में मिल जाएगा, वो रील आप कैसे बनाएंगे? मतलब आप धौलपुर में कोई, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे धूल नहीं उड़ती हो। हाँ। और कई जगह तो ऐसी है कि वहां पे धूल के गुब्बारे हैं, कई दुकानदार दुकान बंद करके चले गए। तो ये धूल की वीडियो आप कैसे बनाओगे? गड्ढे तो आपके आ जाते हैं, पानी आ जाता है, इस पे कोई काम करोगे आप? धूल की वीडियो कुछ ही दिनों में आएगी, 2-4 दिनों में आएगी धूल की वीडियो, जिससे वाकई में कई लोग ऐसे हैं जो हेलमेट धूल के लिए यूज करते हैं धौलपुर में। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग कुछ सेफ्टी, पुलिस के डर से करते हैं। कुछ पुलिस के डर से करते हैं, पर हेलमेट लोगों को लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। धौलपुर में इसलिए कि मिट्टी भी है और सेफ्टी भी है, क्योंकि गड्ढे भी हैं, उसमें तुम गिर भी सकते हो, तो इसलिए हेलमेट का प्रयोग धौलपुर में तुम ज्यादा से ज्यादा करें। दोस्तों, जीवन बड़ा अमूल्य है और घर पर आपका कोई ना कोई इंतजार कर रहा होता है। हेलमेट केवल आप इसलिए नहीं लगाएं कि आपको पुलिस पकड़ लेगी या धूल से बचाव के लिए है। हेलमेट आपकी संपूर्ण सुरक्षा के लिए है, इसलिए कानून का पालन करें और हेलमेट हमेशा पहनें। आजकल जो नए क्रिएटर्स हैं उनमें वायरल होने की भूख बहुत है, लेकिन उनके कंटेंट में वो क्वालिटी नहीं है। कैसे क्वालिटी लाएं? कंटेंट में क्वालिटी, देखो कई सारे मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर आपसे मुझे मिलना है और मुझे आपको अपना अकाउंट चेक कराना है कि मेरे अकाउंट पता नहीं, मेरे व्यूज नहीं बढ़ रहे, लाइक नहीं बढ़ रहे। मैंने कि कुछ ऐसी कोई सेटिंग नहीं है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिससे आपके लाइक और फॉलोवर्स या व्यूज एकदम बढ़ जाएंगे। और उस पर तुम्हें काम करना पड़ेगा, लोगों को एक यूनिक मैसेज देना पड़ेगा। कुछ भी मान लो, आप देख रहे हो कि कॉमेडी की भी एक कंटेंट नया बनाते हैं लोग, वो कॉमेडी की बनाएंगे तो अच्छी चल बनाते जाएगी। हैं, या फिर डांस कर रहे हो तो डांस के लिए, या फिर डांस तुम्हें आता है तो एक स्टेप बाय स्टेप सिखा सकते हो आप लोगों को, इंस्टाग्राम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सिखा भी सकते हो। या फिर आपको कुछ अच्छी डिश आती है बनाने, बिल्कुल, किचन में मान लो महिलाएं हैं, उनका शौक करता है वीडियो बनाए, तो कई तो आती है कि डांस कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं आज मैंने ये बनाया, ठीक है आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और उनको मैं सरप्राइज दूंगी कि आपकी फेवरेट सब्जी बनी है, और मैं उनके सामने रख दूं करेला जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो उसमें भी इमोशंस कैप्चर होंगे दोनों के, कि हाँ कि आपकी फेवरेट सब्जी गोभी आलू है, मैंने बोला गोभी आलू बनाइए, आप आओ, और आपके सामने मैंने करेला रख दी है, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, रिएक्शन क्या है? उस समय आपके पति आप पे नाराजगी जताएंगे या प्यार जताएंगे या उसको खा लेंगे या फिर फेंक देंगे। तो बहुत सारी चीजें, कंटेंट बहुत सारे कंटेंट हैं अगर आप देखा जाए तो। ऐसे तो यही है कि आप तो बस यही एक कॉपी कर रहे हैं, रोज रोज की कॉमेडी करना, तो हम भी कॉमेडी करें, यूं निकलाओ कुछ। देवियों विपिन जी ने आपके लिए कंटेंट दे दिया है और आप कंटेंट बनाएं और उसमें हमें टैग करें, आपस की बातों को भी टैग करें और विपिन जी को भी टैग करें। और निश्चित रूप से अगर आप इस तरह की कंटेंट लाएंगे तो वायरल भी होगी। कुछ तरह इस तरह की रील्स आती हैं जैसे गंदी भाषा का प्रयोग, गाली दे रहे हैं आपस में, मतलब दोस्तों की वीडियो बना रहे हैं और गालियां बक रहे हैं उसमें, अंग प्रदर्शन, कुवर्ता, निजता का सार्वजनिक प्रदर्शन, हवाबाजी। कई हवाबाजियों में तो पुलिस ने पकड़ के और 2-4 लगा दिए, तो उनकी अकल ठिकाने की आ गई है। धार्मिक कट्टरतागिरी, जातिवाद कट्टरतागिरी, मतलब इस तरह की जो रीलें आ रही है वो वायरल बहुत जल्दी हो जाती है। तो उसमें उसकी बनाने वाले की गलती नहीं है, शेयर करने वाले की गलती है। गलती तो दोनों की है, नहीं बनाने वाले का भी ध्यान है। मान लो कि आपके पास कोई रील आई, उसमें अभद्रता है या फिर कुछ गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको शेयर ना करो और उसको वहां से अनफॉलो मारो। पर ये सोच आती नहीं है ना लोगों में, उनको तो वही ज्यादा अच्छा लग रहा है। उनकी वीडियो वायरल नहीं होगी, वही 10-8 लोग देखेंगे या 150 लोग देखेंगे, ऑटोमेटिक बंद कर देगा वो, शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप उसको शेयर कर रहे हो तो उसको एकदम वो मिल रहा है कि हाँ, आप देख भी रहे हो तब हाँ कि शायद मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, हालांकि वो अच्छा नहीं है, पर आप उसको दिखा रहे हो कि हाँ अच्छा है, तू कर कर। तो आप देखना बंद करो उसको, कमेंट मत करो, लाइक मत करो, तो ऑटोमेटिक वो बंद कर देगा। कई तरह के मुद्दों पर बात हुई, क्रिएटर्स के बारे में बात हुई, आपके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में बात हुई, लेकिन अब हम मुख्य बात पे आते हैं जहाँ से विपिन जी को लोग जानने लगे। पहली वीडियो कब और कहाँ बनाई, क्या इम्पैक्ट रहा उसकी? पहली वीडियो पहले बनाई थी बाद में? नहीं, शादी के बाद में बनाई थी। पहली वीडियो बनाई थी मैंने पब्लिक प्लेस की, जो करीमपुर के पास एक बाजार लगता है सब्जी का, वहां बनाई थी मैंने। वहां एक अंकल के साथ बनाई थी, साइकिल से जा रहे थे नॉर्मल। मैंने अपने ऑफिस के किसी स्टाफ को फोन दिया और उन्होंने वीडियो बनाई, वो भी हंस रही थी। और मेरी पहली वीडियो थी, मेरे अंदर भी थोड़ा सा एजिटेशन था, झिझक थी, तो फिर भी मैंने कर दिया। तो वो बोली कि ये वायरल जाएगी तुम्हारी। तो वो 14,000 नहीं, जो वीडियो बना रही थी मेरे साथ का स्टाफ था, कि हाँ अब तो तुम झिझक खुल गई तुम्हारी, शायद ही अच्छी, हाँ, कि अब तो तुम्हारी झिझक खुल गई, वीडियो अच्छी जाएगी। 14,000 लोगों ने देखी। फिर मैंने जो मेरे अंशुल भाई, छोटा भाई चाचा का लगा है, उससे बोला मैंने कि स्टेशन की बनाते हैं, उन्हीं वहाँ की लोग बहुत बनाते हैं, जैसे अपने अपने स्टेशनों की बनाते हैं, तो शायद जिले के नाम से वायरल हो जाए। वायरल होने की भूख हाँ, वायरल होने की भूख थी। तो वहाँ स्टेशन में बनाई मैंने, तो वीडियो मैंने अपलोड की, उसके तुरंत बाद दीदी का कॉल आया कि तू पागल हो गया है क्या? आपकी सगी दीदी, जो बड़ी वाली शादी, बड़ी से छोटी, अच्छा, सही भी आई है जो। तो तू पागल हो गया है, जीजा जो करेगी विपिन को क्या हो गया, ये बदनामी कराएंगे और ये वो फलाने से स्टेशन वाली वीडियो, हाँ बदनामी हो रही है। हाँ कि तू स्टेशन पे डांस कर रहा है, लोग क्या कहेंगे। मेरे मन में विचार आया, थोड़ा सा अपसेट रहा, मैंने कि यार तो विपिन तुम करते ही रहना, 1-2 वीडियो बना के रह जाओगे तो फिर उनसे तुम नजर नहीं मिला पाओगे। मैंने कहा मुझे जवाब किसी को नहीं देना है, पर ये मुझे करते रहना है। दीदी के अलावा और कोई रिश्तेदार, घर परिवार, गांव वाले, दोस्त और किसी ने भी कहा कि क्या कर रहे हो? किसी ने बोला नहीं था, पर वो मुझे बेवकूफ बोलते थे सब लोग। हाँ, जो दोस्त थे और भी लोग थे, बेवकूफ। हालांकि टोंट कसते होंगे देखते ही। टोंट नहीं, मेरे पास आ जाती थी, मैं फीडबैक लेता था। हाँ, मतलब मेरी एक वीडियो है, हाँ, बातों के भी पैर होते हैं। हाँ, तो मैं जैसे कि भाई वो कुछ बोल लेते कि मैं वीडियो बनाता हूँ, अरे देखो बोलेंगे तो सब, किस किस का मुंह पकड़ोगे तुम, तो मैं जो कर रहे हो करते रहो, तुम्हारी हॉबी है, तुम्हें अच्छा लगता है। ये ब्रिजेश भाई मेरे बगल में रहते हैं, ब्रिजेश कोलचर, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कि लोग क्या बोलते हैं थोड़ा सा, तो उन्होंने बोला कि यार अब तो लोग तो बोलेंगे, तुमने स्टार्ट कर दिया, तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ तो बस करते रहो, नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी जी के क्या रिएक्शन थे? क्योंकि सभी के रिएक्शन आ गए। पत्नी जी, क्योंकि लाइफ सपोर्ट में सबसे बड़ा जो सहारा है वो वहीं से स्टार्ट होता है।
उनके भाई हैं संजय जी, जो कि यूपी पुलिस में है। तो वो लोगों को अवेयरनेस पे वीडियो बनाते हैं साइबर पे। हाँ, किस नाम से चैनल है? संजय संजय के नाम से चैनल है, मुझे पीछे नहीं पता क्या है। और साइबर क्राइम पे वीडियो बनाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपका कोई स्कैम हो जाए तो उससे कैसे बचें। जी। तो उनके उन जिनके जो भाई हैं वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आपके साले साहब? हाँ, मेरे छोटे भी हैं, वो भी वीडियो बनाते हैं, सौरभ अंड्रेड। तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हैं। और मैंने उनसे पूछा भी था कि घर वालों का क्या रिएक्शन है, तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई नहीं है, नॉर्मल है, मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं बोला। पर यही है कि तुम लड़कियों के गाने पे डांस क्यों करते हो? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा वो है कि थोड़ा सा मैं यूनिक करूंगा, देखो आज नहीं तो कल, पर मेरा जो कंटेंट है वो यूनिक ही जाएगा। या तो लड़कियों को ट्रोल करूं कि डांस ऐसे नहीं ऐसे होता है। क्यों, जब हमारे गाने पे महिला आर्मी आपके पीछे हाँ, पड़ जाती जब हमारे गाने पे वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने किया, तो उनको थोड़ा सा लगा। मैंने कि हाँ, दोस्तों के कमेंट भी आए कि तू क्या यार नचकिए टाइप का वो डांस कर रहा है तू लड़कियों के गाने पे। गाने लग गए। हाँ, नचकिए टाइप का, वैसे व्यक्तिगत कमेंट आए थे अच्छा। कि तू क्या यार नचकिए टाइप में लड़कियों के गाने पे डांस कर रहा है। तो मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों के नेगेटिव रिएक्शन नहीं आई कि मतलब उन्होंने? फनी 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 अच्छा, funny। फनी नेगेटिव थे। हाँ, कर रहा है तो बढ़िया कर रहा है वैसे तो तू। दोस्त है आपकी? दोस्त एक ही था, अभिषेक अर्देनिया। हाँ, वो शुरू से मेरे साथ पढ़ा है। कोरोना टाइम में उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद वो जॉब में घुस गया। उससे पहले मेरे साथ ही रहता था, तैयारी कर रहे थे हम, घूमते फिरते थे मस्त। उसके बाद से मेरी बात नहीं हुई उससे। तो बात कब बंद हुई? वो जब से दौलपुर छोड़ा उसने। कोरोना के टाइम? हाँ, कोरोना टाइम से। तो आपने फिर कोशिश नहीं करी बात करने मैंने 2-3 बार कोशिश की, फ़ोन भी लगाया, उसके भाई से भी लगवाया, पर उसने पता नहीं उसका क्यों मन लिया। तो पापा की वजह से धौलपुर छोड़ना, गाँव छोड़ना, एकदम मगन हो जाना। 2 भाई हैं वो, आशु वर्धनिया और अभिषेक वर्धनिया। तो जो भी था तालमेल मेरा पूरा गाँव में उठक बैठक उसी के साथ थी। धौलपुर जाना था तो उसी के साथ बैठना, सब कुछ उसी के साथ था, घर तक के संबंध थे मेरे। उसके पिताजी खत्म हो गए उसके बाद तो वो निकल गया, उसके बाद बात नहीं हुई मेरी। तो फिर आप कोशिश करनी चाहिए थी। बहुत कोशिश की मैंने, फ़ोन भी किया उसको, और शायद वो सुन भी रहा हो। आप वीडियो देखता होगा? देखता हो, ज़रूर देखता है वो। अगर आप वो सुन रहे हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो तालमेल था, अभी तक तेरे जैसा कोई मुझे मिला नहीं है, और एक बार कॉल ज़रूर करियो। भाई अभिषेक, अगर आप सुन रहे हैं इस वीडियो को तो आप कॉल करें। विपिन जी आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे फोन कर रहे हैं, आप फोन नहीं उठा नहीं रहे हो, बात कर नहीं रहे हो। इस तरह अकेले रहने से क्या हो जाएगा? अगर परेशानी है, परेशानी आपस में बांटेंगे तो परेशानी कम होगी और उस परेशानी का समाधान मिलेगा। तो प्लीज आप इनका फोन उठाएं, या फिर आप उधर से एक बार इनको फोन कर लें तो इनको भी अच्छा लगेगा। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप वीडियो अगर देख रहे हैं और अगर सच्चे मन से आपने मित्रता की होगी तो निश्चित रूप से आपको इन पर गर्व भी हो रहा होगा। आपने अपनी बात में एक चर्चा करी थी कर्जे, नुकसान हो गया था पिताजी के में व्यवसाय में, कर्जा हो गया था। तो उस समय बहुत सारे लोग अपने कर्जे को मांगने भी आ गए और आपने बताया कि प्लॉट पर कब्जा भी करने लग गए थे। लेकिन किसी रिश्तेदार या घर परिवार वाले ने आपका सहयोग ही किया था? चाचा ने किया था। आपके जो रियल चाचा, जो मेरे रियल चाचा हैं, मनु महामना, एक उनने किया था, और एक हैं अखैर सिंह, गुर्जर हैं, वो पिताजी के दोस्त हैं। तो इन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया था। सार्वजनिक जगह पर जब आपने रील बनाई, कुछ रील्स आपने पर्सनल बनाई है, लेकिन सार्वजनिक जगह पे जैसे आपने वो साइकिल वाली रील, करीमपुर वाली बताई, फिर आपने रेलवे स्टेशन वाली बताई, तो उन रील्स के बाद में लोगों के क्या रिएक्शन? एक बनाई थी मैंने बाड़ी बस स्टैंड पे, पब्लिक प्लेस पे, तो वहाँ के रिएक्शन में डांस कर रहा था। तो कई लोगों के कमेंट भी आए थे उसमें कि एक लेडीज से मेरा हार्ट टच हो गया था डांस करते हुए, क्योंकि जब मैं चश्मा लगाता हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, तो डांस में मगन हो जाता हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, तो उससे टच हो गया था। तो हालांकि मैंने उस समय मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी कि डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैं डांस सब करके हुआ, तो वो वहाँ खड़ी थी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा हार्ट टच हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके बोला। कई उसमें कमेंट आए थे कि इसमें वही मार देते, पकड़ लेते, इसमें वहीं जूते देते, ये वो फलान ढिकान। तो मैंने कहा कोई ना। तो मैं ऐसे ही, जो भी जिसने भी मुझे गलत कमेंट किया उसको मैंने थैंक यू बोला है और इमोजी भेजा है हंसने वाला। सबसे बड़ा तरीका है। पुलिस ने आपको पकड़ा, ये मैंने सुना था। और उनको एक गलत फहमी हुई थी कि हालांकि मैं वहाँ सब कुछ ठीक था, पर जो मेरे हाथ में बोतल
वो एफपी फिचकी थी उनको रियल लगी थी, क्योंकि उसका रेफर भी मैंने छुटा दिया था। तो अगर आप भी होते तो आपको भी लगता कि हाँ ये दारू पी के नाटक कर रहा है। और हाँ, ऐसे नाटक कोई व्यक्ति कर रहा हो तो उसको पकड़ के ढलना चाहिए अंदर। मैं तो ये कह रहा हूँ। तो उनसे थोड़ा गलतफहमी हुई थी, उनने मुझे बिठाया था, जांच पड़ताल की थी कि हाँ वाकई में हाँ नशे। चलो वहीं जाके आपकी जो है खातेदारी हाँ खातेदारी हुई थी। नहीं, उनने जांच पड़ताल की थी कि आप नशे में हो। मैं सर ये एफपी फिज है और इसमें खोल रहे हैं, अभी मैंने खोली भी नहीं है, ये पीनी है तो मैंने खोलूं। तो उनने जांच पड़ताल की थी, थोड़ी देर बताया, मेरी रील्स एंजॉय की थी उनने कि अच्छा तुम ही हो सोशल मीडिया वाले। मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो रील्स एंजॉय की थी। उन्होंने थोड़ी देर बाद बुलाया किसी को कि घर से आपको किसी को बुला लो, बुलाया छोटे भाई अंशुल को बुलाया, ले गए, फिर चला गया। तो हमारा धौलपुर का प्रशासन बहुत अच्छा है, रोज हेलमेट के लिए प्रयास कर रहा है, पुल के नीचे रोज आना प्रयास कर रहा है। वो करीबन इतने चालान काट रहे हैं पर फिर भी लोगों के समझ में नहीं आ रही। और जब वो क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो जाता है तब उनको पछतावा होता है कि आज हमारा हेलमेट होता तो शायद बच जाते। पर निरंतर प्रयास कर रही है हमारा धौलपुर का ट्रैफिक स्टाफ। तो उनकी तो टैगलाइन भी है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। तो आप तो एक आम जन की तरह गए थे, वास्तव में तो विश्वास मिला था आपको? बिल्कुल बिल्कुल मुझे विश्वास मिला था। मैंने हाँ ये गलत के लिए खड़े हैं। अगर ये घूसखोरी होते या वैसे होते तो मेरे पे भी डिमांड कर सकते थे कि 1000 रुपये लगेंगे जब छूटेंगे, ये लगेगा वो लगेगा। पर नॉर्मल सी बात की थी, आप नशे में हो? नहीं। आप यही ऐसी वीडियो बनाते हो, पब्लिक प्लेस पर परेशान करते हो लोगों को? मैं नहीं सर, उधर रास्ता कोई जाता आता नहीं है, गड्ढे हैं उधर, इसलिए मैंने डांस किया था उधर। कि अच्छा ठीक है, मतलब पूरी जांच के साथ छोड़ दिया नॉर्मल सी बात करके। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कि हाँ चलो शायद ठीक है लोग धौलपुर के। सबकी जिंदगी में सब तरह के दौर आते हैं और हम उस दौर के आदमी हैं। शायद हम 90 के जो दशक के लड़के हैं उनके तो जीवन में सब तरह के दौर आए। बचपन में पिटे, बचपन में अपने ही खेल खेले, गिल्ली डंडा हो, चाहे उरग डंडा हो, चाहे कंचा गोली हो। बचपन में ब्लैक एंड व्हाइट दूरदर्शन के सामने बैठ के क्रिकेट मैच देखना हो, या रामायण देखना हो, या शक्तिमान देखना हो, डीडी नेशनल चैनल पर रंगोली आना हो। तो ये चीजें हमने सब चीजें देखी। इस घर वालों से मार खाना हो, गुरुजी से पिटना हो, और तमाम तरह की मतलब संघर्ष, बिना बताए घर से घूमने जाना हो। घूमने भी दायरा बिल्कुल सीमित होना, लेकिन उसमें भी अगर लेट हो गई तो दिक्कत, पिटना, मतलब वो सारी चीजें थी। लेकिन उनका सबका ये प्रभाव हुआ कि हम अनुशासन में रहे। हमें अब भी वर्तमान में भी ये डर लगता है कहीं गलती से भी कोई गलत काम हो जाए, तब भी डर लगता है कि अभी हम पिट जाएंगे। तो इन सब चीजों के अलावा गांव में एक चीज और होती है, प्यार बहुत हो जाता है। तो विपिन जी की जिंदगी में ऐसा कभी दौर आया? प्यार हुआ, और आपने नाम लिया प्यार का, तो ये मानो कि रोंगटे खड़े होना एक तरह से। अरे क्या बात, आपको ध्यान है शादी हो गई है और घर पे मतलब लोहे के औजार हैं, चिमटा भी है, फूंकनी भी है? नहीं, वो समझदार है, उन चीजों को समझती हैं वो। अच्छा। हाँ, भावनाओं को समझती हैं। मतलब यही है कि मैं मतलब जो लाइफ जो बीती उसको मैं अब नहीं लाना चाह रहा, क्योंकि अब बहुत चीजें आ गई हैं सामने कि शादी हो गई और बच्ची हैं, अब वो आना भी नहीं चाहिए। हाँ वो जा भी है, ठीक है, मस्त रहे खुश रहे, यही कामना है। मतलब मैंने जो प्यार वाला आपसे क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन को आपने बाउंसर समझ के डक करके छोड़ दिया। आपने जिक्र किया, हो सकता है उनको ये पॉडकास्ट सुनने को मिले जी, कहीं से लिंक मिल जाए आपस की बातों की और पॉडकास्ट वो सुन लें, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? मैसेज तो यही है कि वो कहते हैं ना कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, पर वो हुआ था हमें तुमसे ही, और अब तो मस्त है, बीवी से प्यार है, बच्ची से प्यार है, मस्त चल रही है। और आप उम्मीद है कि आप भी मस्त होंगे और ऐसी मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। ये तो जीवन है, ये सब आते रहेंगे। पत्नी जी को प्रपोज किया है कभी फिल्मी स्टाइल में? कभी नहीं किया। कर दो, आज मौका है, कैमरा सामने है। शायद वो सो रही होंगी अब। नहीं, वीडियो में देख लेंगी बाद में। प्रपोज यही रहेगा, ये हमारा गुलाब का फूल है। आई लव यू हीरा देई। क्या बात है, बहुत शानदार। हीरा देई उनका नाम है। अच्छा, ओरिजिनल नाम है, उनको हेमा बुलाते हैं प्यार से। एक्चुअल में मैंने जो चीजें महसूस करी है गृहस्थ जीवन में, एक उम्र का भी पड़ाव हो जाता है, मैच्योरिटी भी आ जाती है, तो ये फिल्मी स्टाइल वाला प्रपोज हो नहीं पाता। पर डे ये नहीं कह पाते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखती हो। देखो मिला मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब
अच्छी लगती हैं, स्पेशल फीलिंग होती है लड़कियों को। लेकिन अगर ये नहीं बोला जाए उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़के लोग हैं ना, जो पुरुष वर्ग है, वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अपनी भावनाएं प्रदर्शित या तो करना जानता नहीं है या कर नहीं पाता है वो। देखो ऐसा होता है कि आप जीवन तो जी रहे हो, अगर आप अपनी पत्नी को खुश करना चाहते हो तो जैसे ही आप ऑफिस से जा रहे हो या काम करके जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप कुछ बड़ा गिफ्ट ले जाओ या फिर कुछ ऐसा ले जाओ कि यार इतने तो पैसे नहीं है, ये कहाँ से ले जाऊं। एक 5 रुपए की टॉफी भी ले जा सकते हो तुम, बिल्कुल। और घर में घुसते ही वो टॉफी ऐसे आगे करके और ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये तुम्हारे लिए माहौल उससे बन भी आप कुछ जाएगा। कर सकते हो। हाँ। उसको तोड़ो, आधी तुम खाओ या आधी उनको खिलाओ। और बहुत सी चीजें हैं कि ऑफिस से आके अंदर घुस रहे हो, आंखें बंद कर लो कि मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहूंगा, तुम सामने खड़ी हो, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि मैं उसके लिए बड़ा गिफ्ट ले जाऊं, कुछ नहीं होता इनसे। थोड़ा उनकी भावनाएं समझो कि वो चाहती क्या है, उनको नीड किस चीज की है। आपने किया है ऐसा कभी जो आपने अभी बताया हो? मैंने अभी किया नहीं, पर ये बोल दिया मैंने तो करना पड़ेगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अब बोलना पड़ेगा आपको, यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। धौलपुर के जो युवा वर्ग है वो आपसे बहुत जुड़ रहा है जी। मैं सोशल मीडिया पे चीजें देख रहा हूँ, व्यक्तिगत लोगों से बात कर रहा हूँ, तो लोग मतलब उस थिंकिंग को बहुत अच्छा बता रहे हैं कि धौलपुर में कोई अलग थिंकिंग लेके एक लड़का आया है, मतलब अपना डांस लेके आया, कई प्रकार के उसने बुराइयां झेली लोगों की, लेकिन वो अड़ा रहा, टिका रहा और चीजों को दिखा रहा है। तो युवाओं के जो रिएक्शन है ना, वो पॉजिटिव रिएक्शन है कि लड़का अच्छा कर रहा है, तो चलो कोई तो है जो चीजों को दिखा रहा है। तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं के लिए यही संदेश है, जैसे मैं डांस के जरिए लोगों को मैसेज दे रहा हूँ, आप किसी भी तरह से मैसेज दे सकते हो। आप बोल के मैसेज दे सकते हो, या फिर एक कहानी के माध्यम से मैसेज दे सकते हो, या फिर अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा तो आप मेरी वीडियो को जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ताकि हर व्यक्ति तक वो वीडियो पहुंचे और वो हर युवा जागरूक हो कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो उस चीज़ से भी आप मेरी मदद कर सकते हो, धौलपुर की मदद कर सकते हो। युवाओं के लिए कोई एक ऐसा संदेश जो आप अपील करना चाहोगे, ये काम आप मत करो, या तो उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से लेकर या शिक्षा से लेकर या उनकी अपॉर्चुनिटी से लेकर या व्यवसाय से लेकर, या मतलब कोई भी चीज ऐसी जो उनमें आप बदलाव ला सको, आप एक अपील के माध्यम से? बदलाव तो यही है कि आपको जो अच्छा लग रहा है युवा वर्ग को, अगर आपको पढ़ाई में मन है तो आप पढ़ो, अन्यथा अपना समय खराब मत करो। और एक टाइप हो गया छपरी टाइप का, कि आप उल्टा सीधा बाइक चलाना या फिर लड़कियों को ताकना, या फिर हो गया कि घर वाले बेचारे मजदूरी कर रहे हैं और तुम 100 रुपए का 150 रुपए का पेट्रोल बाइक में पजा रहे हो। किस चीज में? धौलपुर घूमने में, हवाबाजी करने में और स्टेटस लगाने में। एक टाइम ऐसा समय आएगा आपको लगेगा कि हाँ उस समय हम जो कर रहे थे वो बहुत गलत कर रहे थे, जो मैंने फील किया है। मैंने भी कई बार फील किया है, जब मेरे पिताजी की कबाड़े काम चल रहा था तो मैंने 30,000 रुपए की एवेंजर बाइक ली थी, और वो एवरेज देती थी 25 का। अभिषेक के साथ उस एवेंजर पे मैंने बहुत एंजॉय किया धौलपुर। ऐसे लगता होगा उस समय तो कि मैं ही में कुछ नहीं, और उस समय बात ये थी कि जब ये नहीं लगता था कि कितने का एवरेज दे रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, बस डलाओ और मस्त तरीके से घूमो और हवाबाजी करके घर आ जाओ। आज मैं अपनी स्प्लेंडर में पेट्रोल नहीं डला पाता हूँ, हालांकि कितना एवरेज देती स्प्लेंडर। जेते पांव पसारिए तेते लंबी सौर, बस ये पुरानी कहावत है। यदि आपके पिताजी की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप हवाबाजी मत करिए, आप लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, सफल होइए, और सफल होने के बाद में आपका हवाबाजी करने का मन ही नहीं करेगा। और जो इस तरह की छपरी टाइप की जो हरकतें लोग करते हैं वो आपको भी पसंद नहीं आएंगी एक जमाने के बाद। अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें, बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा। जो भी स्थिति है आप उसको स्वीकार करें। एक समय ऐसा आएगा कि आप स्वीकार भी नहीं कर पाओगे, समय निकल जाएगा तो बस बस ये समय अभी आपका है कि आप कमाओ, तो आगे चल के आप एंजॉय कर सकते हो। और ये मेरे साथ हुआ है कि मैंने बहुत टाइम पहले एंजॉय कर दिया, अब नहीं कर पा रहा हूँ, अब जिम्मेदारियों से घिरा हूँ। अगर उस समय मेहनत कर लेता मैं, जैसे पिताजी ने पढ़ाया इससे स्कूल में, और पर मेरा माइंड कहीं और चलता था, खेलने कूदने में, फालतू की चीज़ों में। तो ये है कि अब मैं घिर चुका हूँ। पर ये महसूस होता है कि मैंने गलती करी। हाँ बिल्कुल महसूस होता है। आपकी लाइफ का सबसे स्पेशल डे? जब हम फरीदाबाद से लौट के आए थे, जब घर से बेघर हो गए थे और घर वापस घर की देहरी पे, वो सबसे अजीब, मतलब सबसे स्पेशल दिन लगा। सबसे सुंदर दिन है कि रात को आए थे हम 12 बजे, सुबह होगी तो लोगों को देखेंगे, लोग देखेंगे कि ये आ गए अपने घर लौट के। तो वो सबसे स्पेशल डे था। हम उस रात सोए नहीं थे, बैठ के बता रहे थे सब लोग, दीदी के यहाँ फोन करना,
उनके यहाँ की, हम घर आ गए और आपस में बैठ के बात करना, दीवारों को देखना क्या बात। कि कौन भावनाएं जुड़ी हुई कैसा हैं। था, जाले लगे हुए हैं, घर बंद था पूरा, चारों तरफ देखे, बाथरूम में देखो तो रूम में देखो, टीवी के ऊपर देखो, जंगलों को देखो, और चिड़ियाओं के घोंसला डले थे, बहुत सी चीजें थी, देख रहा था, ऐसे देख रहे थे कि हाँ ये घर है, वापस आ गए चलो। कई लोग तो लौट ही नहीं आते हैं, तो हम तो ये था कि चलो आ गए घर पे लौट के। लाइफ का सबसे बुरा दिन। जब भी हम यहाँ से गए थे, सबकी आंखों में नम थी, आंसू थे सबकी आंखों में। जब सुबह की ट्रेन थी, हम सुबह यहाँ से 5 बजे निकले थे, तो सबको ऐसा लग रहा था कि हाँ ये अब सबके पैसे लेके भाग रहे हैं सुबह ही, पर हमारी ट्रेन ही सुबह 5 बजे की थी। और जिसका भी कर्जा था उनसे हमने, पापा ने पहले ही बोल दिया था कि हम भागे नहीं है, आपका पैसा सब चुकाएंगे, कमाने जा रहे हैं। दिल टूटने का एहसास हुआ कभी? जब भी जिस रिलेशनशिप था, अच्छा, उसने बात करने का बिल्कुल बंद कर ठीक दिया। है, हम उस पर बात नहीं करेंगे ज्यादा। आज के जमाने में जब कई जगह मैं रिश्तों को देखता हूँ तो सबसे ज्यादा जो दरारें हैं वो रिश्तों में हैं। और विशेषकर भाई भाई के रिश्ते में बहुत ज्यादा दरारें हैं। आप कहीं भी कचहरी में चले जाओ, पुलिस थानों में चले जाओ, वो ही भाई भाई की लड़ाई है। आपके भी एक छोटा भाई है, भाई के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है? सही है, ठीक ठाक है, पर थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा हो जाता है वो। और मतलब वो प्रेरित तो करता है, मोटिवेशन रील भेजता है मुझे कभी कभार इंस्टाग्राम पे। तो ऐसी रील होती है ना कि भाई कुछ भी कहें लोग, रुकना नहीं है, मंजिल को पाके रहना है। तो ऐसी मोटिवेशन रील भेजता है मुझे। और उसके दोस्त भी हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारा भाई तो बहुत ऊंचा जा रहा है, ये वो फलाना उसको ढिमकाना। अच्छा लगता होगा हाँ, इस तो उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। हालांकि एक बार गुस्सा होकर भी चला गया था, मेरी वजह से चला गया था, गुस्सा हो गया वो। आपकी वजह से? हाँ, मेरी वजह से चला गया था। अच्छा। तो उसको लेने भी गए थे हम, पर वो जहाँ भी गया था वो फील भी मुझे हुआ था कि पूरा भारत में बहुत बड़ा है, कहाँ गया क्या पता। तो मैंने कहा एक बार गौरी गोपाल आश्रम जाया जाए। तो सभी सुबह निकले गाड़ियों से, और गौरी गोपाल आश्रम में वो खाना खाया हमने, उसके तुरंत बाद मिल गया वो, तो वहाँ से ले आया। मतलब जहाँ कहीं कोई काम नहीं आता ना, वहाँ आपका भाई खड़ा मिलेगा। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मुझे उम्मीद है कि आगे से आप ख्याल रखेंगे बहुत अच्छे से। बिल्कुल ख्याल है, बस यही है गुस्से का थोड़ा तेज है, वो जिद्दी है। जिद्दी यही है कि उससे बर्दाश्त नहीं है कुछ भी चीज़, अगर मेरे प्रति हो, घर वालों के प्रति हो, पापा के प्रति हो। मुझसे कोई मोहल्ले में ऐसे झगड़ा हो गया था, तो जैसे कि आपसे झगड़ा हो जाए, मेरी बातें ही चल रही हैं सिर्फ, इतने में उसने आके उसके कनपटी वनपटी मार दिया। हालांकि मेरी बात ही चल रही थी। कुछ लोगों का स्वभाव होता है ऐसा। कि बड़े भाई से उल्टा सीधा बोल रहा है, शायद मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ हो, शायद मेरे पापा से कोई बोल के मुझे बर्दाश्त नहीं हो, वैसे उसका स्वभाव था, उसको बर्दाश्त नहीं हो, उसने उसको पिटाई पिटाई कर दी उसके आके। तो वो थोड़ा जिद्दी सा है, पर यही है कि हाँ पढ़ रहा है अभी फिलहाल। और आपका सहयोग उसको मिलता रहेगा। मैं अगर उसको कुछ बोलना चाहता हूँ तो मम्मी के द्वारा जाती है बात, डायरेक्ट बात नहीं होती। डायरेक्ट बात होती है, पर मैं बोलता हूँ उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो मम्मी को बोलता हूँ, तो मम्मी उसको बोलती है, तो वो मान जाता है। आजकल मैंने ज्यादातर जो मतलब 1-2 साल का गैप रहता है भाइयों में, तो उनमें ज्यादातर ये बॉन्डिंग रहती है, दोस्ती वाली बॉन्डिंग। भाई भाई वाली बॉन्डिंग रहती नहीं है। दोस्त मतलब आपस में जा रहे हैं, घूमने जा रहे वाली है, हैं। आपकी भाई भाई वाली है, छोटे भाई बड़े भाई। बड़े भाई को कुछ कहना होगा तो मम्मी के थ्रू जाएंगी बातें, और छोटे भाई को कुछ कहना होगा तो मम्मी के थ्रू ही बातें आएंगी। क्या ठीक है, एक परिवार में अनुशासन होना भी आवश्यक है, लेकिन प्यार का होना बेहद जरूरी है। जरूरी है। दोस्ती को अगर कम शब्दों में डिफाइन करना चाहो, मानो एक जीवन का साथी, कि आप कोई बात अपने पापा को या भाई को या मम्मी को किसी को ना बता पाओ, दोस्त को बता सकते हो। कभी किसी बात को लेकर पछतावा हुआ है जिंदगी में? हाँ, ये जो काम मैंने अभी शुरू किया है वो शादी से पहले कर देता। शादी से मतलब पहले, कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले स्टार्ट कर देता। ऑडियंस से आप क्या अपेक्षा चाह रहे हो, क्या सहयोग चाह रहे हो? सहयोग मुझे यही चाहिए आप लोगों से कि आप अगर धौलपुर को सुधारना चाहते हो तो आप मुझे सपोर्ट करें, और लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। मैं जब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक धौलपुर को स्वच्छ नहीं बना देता। किसी भी तरह से कोई भी धौलपुर में परेशानी नहीं होने दूंगा, जैसे कि सफाई को लेके और रोडों को लेके, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, उनको सभी को लेके मैं काम करूंगा। बस आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे मेरे पास। आपकी रील्स वायरल हुई, एक वायरल चेहरा के रूप में आप धौलपुर में आए, लेकिन इस यात्रा में आप अकेले तो नहीं थे। कोई पर्दे के पीछे आपका सहयोग कर रहा था। वो आपका कैमरामैन था जो आपकी रील्स को बना रहा था, एडिट कर रहा था, आपको आइडिया दे रहा था। उसके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे कोई स्पेशल? एक अंशुल है, मेरे चाचा का लड़का है, उसका काफ़ी सपोर्ट रहा है। उसकी पढ़ाई चल रही है, उसके साथ साथ उसका बहुत सपोर्ट रहा है। कि कभी मैं बोलता हूँ इस गाने पे, इसमें उसके कान में लगा देता हूँ एक वर्ड्स
कि देखिए ये गाना सही है, तो वो बोलता है कि ये सही नहीं, दूसरा देखो। तो फिर वो उसको याद आता है कि हाँ ये सही है, इस पर करो तुम। तब जरूरी नहीं है कि वो छोटा है तो उसकी नहीं मानो, कि कभी कभार उसकी एडवाइस काम कर जाती है। बिल्कुल। तो उसका भी बहुत सपोर्ट रहा है कि वो पूरा काम छोड़ के मेरे साथ आ जाता है एक फोन पे, कि हाँ चलो जहाँ भी चलना है। थोड़ा सा उसको उस दिन से पुलिस पकड़ के लेके मुझे उस दिन से उसके अंदर डर है, लग गया है। गुलाब बाग पर रील्स बना रहा कि यहाँ पे तुम किसी और से बनवा लो, नहीं बनाऊंगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो डराती हैं। और एक मेरे इसमें मामा है सत्येंद्र, अच्छा। उनका पूरा सहयोग रहा है। अगर मेरे रील्स डालने में थोड़ा सा लेट हो जाऊं तो उनको फोन आ जाता है, चाहे रील्स क्यों नहीं डली। उनका बहुत सहयोग है। मामा तो होते ही है, माँ माँ डबल माँ हो पूरा सहयोग है। और पल पल पे पूछना कि कैसी चल रही है रील्स, और थोड़ा उनसे बच के रहना, इनसे बच के रहना। तो पल पल पे वो थोड़ा एडवाइस करते रहते हैं, वो थोड़ा सही रहे। एक मेरा दोस्त है आकाश सैमल, उसका भी पूरा सपोर्ट है, टीचर है वो फुल सपोर्ट करता है। तुझे अच्छा लगता है वो ये करना, और दुनिया तो कहेगी उसके उसमें मत जा। पर यही है कि मेरे जो पढ़े लिखे दोस्त हैं सभी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले। और सबको मैं गंवार समझता हूँ, जो मुझे डिमोटिवेट करते हैं उनको मैं गंवार ही समझता हूँ। मोटिवेट करते हैं, काफी लोग अच्छे लगते हैं। मामा जी आपको हम भी बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि आपने इस तरह से इनका सपोर्ट किया है। बहुत सभी दोस्तों को भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं। आपने अपने साले साहब का जिक्र किया कि वो साइबर सिक्योरिटी पे अपनी रील्स बनाते हैं लोगों को जागृत करने के लिए। जी जी। तो आप अगर आपस की बातें देख रहे हैं, आपस की बातें सुन रहे हैं, तो हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आप हमारे मंच पर आएं और हमारे साथ आपस की बातचीत करें और लोगों को जागृत करें, क्योंकि आप साले साहब हो इसलिए आपसे विशेष अनुग्रह है। विपिन जी, हमने यहाँ लोकल ऑडियंस की बात करी, लोकल ऑडियंस का बहुत प्यार भी मिल रहा है, सबका साथ भी मिल रहा है। लेकिन मैंने जब आपकी रील्स का स्टडी किया तो एक आपने रील्स डाली थी कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो इस वीडियो को, तो उस रील्स पे लोगों के रिएक्शन आए। तो मतलब धौलपुर के बाहर भी आपका फैन बेस बन गया है, बहुत बहुत जगह से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोगों के कमेंट आए। सुनना क्या है, सबसे फैन फॉलोइंग मेरी जैसे धौलपुर की लड़कियां हैं, और वो उनकी शादी हो गई है, तो वो वहां से देख रही है। उनका मैसेज भी आता है, रिप्लाई कमेंट भी आती है कि भैया हमारी वहाँ पे धौलपुर में मायका है, पुराने शहर में मायका है, या फिर हम धौलपुर के रहने वाले हैं और यहाँ हमारे हस्बैंड जॉब करते हैं तो हम यहाँ रह रहे हैं, और हमारी रील्स, अब आपकी रील्स हम बराबर देखते हैं, क्योंकि हमें खुशी होती है कि धौलपुर की रील्स हैं ये। तो वो फ्रेंड है, और अदर कंट्रीज, अदर उससे स्टेट से हैं, वो भी कहते हैं कि धौलपुर तुम्हारा इतना गंदा है क्या, कमेंट भी आती हैं। और लगता नहीं कि राजस्थान का जिला है, ये है वो है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आराम से सही हो जाएगा, ठीक है। तो धौलपुर की लड़कियों, ये जो आपस की बातें आप देख रही हैं, हम भी आपके मायके के ही हैं, तो हमारी आपका स्वागत है आपस की बातों में। और मेरा एक उद्देश्य भी था कि मैं जो यहाँ बातें करूंगा वो बिल्कुल अपने जैसे इंसान से ही करूंगा। मुझे नहीं चाहिए कोई बहुत बड़ा आदमी जो मेरे सामने आके बैठ जाए और मैं उससे कोई बात पूछ ही नहीं पाऊं, चाहे डर के मारे, चाहे शर्म के मारे, और बहुत सारी चीजें। मुझे एक्चुअल में ऐसे लोगों की कहानी बाहर निकाल के लानी है। मेरे पड़ोस में आप रहते हो, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन मैं आपकी तारीफ नहीं कर पा रहा हूँ। और एक आदमी वो जो बॉम्बे में रह रहा है और मैं उसके स्टेटस लगा रहा हूँ अपने सोशल मीडिया पे, तो मुझे अपने आप को भी तो जवाब देना है। बिल्कुल। तो ये मेरी सोच है कि निचले स्तर पे, मध्यम वर्ग स्तर पे, गरीबी से, संघर्षों से जो निकल के आ रहे हैं, उनको, उनके साथ बातचीत करना और उनकी जीवन किस तरह से बदला, लोगों को किस तरह से प्रेरित कर सकते हैं, उस बात को अपने ऑडियंस को सुनाना, ये मेरा मोटिव है। विपिन जी, बहुत सारी बातों के आपने बेबाकी से जवाब दिए, बड़ी ईमानदारी से जवाब दिए, और जैसा कि आपस की बातों का टैग लाइन है, अनकही बातों का सफर, सच्ची बातें बिना फिल्टर के। तो आपने बिल्कुल जो दिल में था वो बातें कही, किसी चीज को छुपाया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा हमारा बातचीत का ये दौर चला। सोशल मीडिया से मैंने कुछ कमेंट्स निकाली हैं आपके अकाउंट से, इंस्टाग्राम से, ज्यादातर मैंने फेसबुक से निकाली है, क्योंकि इतना मुझे समय नहीं मिला, बिजी शेड्यूल था, तो मैंने ज्यादातर फेसबुक से निकाली है। उस कमेंट्स के बारे में कुछ मैं चर्चा यहाँ पे करना चाहूंगा। ब्रजेश कुमार पचौरी हैं कोई जी, लाल मारा गोविंदा का चाचा लग रहा है। मतलब आप जो डांस कर रहे हैं ना, डांस के स्टेप है बिल्कुल गोविंदा के से हैं। और मामा लगते हैं मेरे। अच्छा, और यहाँ नहीं रुके, उन्होंने एक अन्य वीडियो पे फिर कमेंट किया है कि गोविंदा का फूफा लग रहा है। मतलब उनको चीजें इतनी भागी। हाँ, वो अभी भी तारीफ करते हैं। वो जब भी मिलते थे, जब भी बोलते थे कि यार विपिन तू मजा डांट देते है, साथ में डांस करूं, विपिन तू मजा डांट देते, तेरे से वास्तव में मजा आता है।
तो यही धौलपुर की है? वो मरेना के। अच्छा अच्छा हाँ, वो भी ये कैमरे का काम करते हैं, अच्छा। वीडियो वीडियो शादी पार्टी में। बेटी के जन्म पर ढोल नगाड़ों से स्वागत, आपकी न्यूज आई यहाँ लोकल न्यूज चैनलों में, कैसा फील हुआ आपको? मुझे नॉर्मल फील हुआ था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने ये धूमधाम से बच्ची को लेके आया हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर से वो जो भ्रूण हत्या वाली वो होती है, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को थोड़ा प्रमोट हो उनको गया। थोड़ा ऐसा लगेगा कि लड़के के लिए दुनिया की लड़की के लिए ला रहा है, हम्म, तो कहीं ना कहीं हम भी, मतलब मेरी इस पहल से अगर 5 लोग भी समझेंगे कि हाँ बेटी भी बहुत बड़ी वो चीज़ है, अगर बेटी जन्मी है तो कुछ ना कुछ तो लेके आई है, तो मेरे लिए काफ़ी है, अगर 5 लोग बदलेंगे तो। वैसे मेरे भी 2 बेटी हैं और मैं बड़ा प्राउड फादर हूँ दोनों बेटियों को। मुझे बहुत प्यार करता हूँ मैं। घर मतलब बाहर से थका हुआ आता हूँ और घर आते ही मतलब पूरी थकान मिट जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है, चाहे तो मेरी ये निजी भावनाएं हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की सोच भी बेटियों के प्रति बदली है पहले की बदली है, अपेक्षा। बदली है। एक वीडियो मैंने देखी थी आपकी, बहुत प्यारी वीडियो थी, मामी के साथ आप डांस कर रहे थे। वो शादी की है, सिस्टर की शादी थी बगल में, चाचा की लड़की की, हाँ तो उसमें डांस किया था, तो वो खींच के ले आई थी मुझे। अच्छा, मामी दबंग लग रही है खूब। ये मामा जी है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, अच्छा उनके हस्बैंड है जो, तो उनके साथ डांस किया था। और मेरी वीडियो जो मेरे अकाउंट पे डली थी, तो वो तो अच्छी दिखी, अच्छे व्यूज आए, और वही वीडियो उन्होंने अपने अकाउंट पे डाली। मामी ने अपने अकाउंट में डाल दी, व्यूज नहीं आए। मुझसे कह रही थी ऐसा तुम में क्या है, देखना तुम्हारी वीडियो है। बोल देते हम धौलपुर वाले हैं मामी। अब मैंने, मुझे क्या पता। शरद महोत्सव अपने यहाँ बड़ा प्रसिद्ध है धौलपुर में, शायद उसकी स्टेज पे आपने एक बार डांस किया है। वहां की मैंने रील देखी, उसमें कोई संजीत सिंह है, संजीत सिंह कमेंट कर रहे हैं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है मेरे भाई, गजब डांस, सुपर से भी ऊपर। जानते हो आप संजीत सिंह? संजीत जी मित्र ने मेरे, मतलब ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, 1-2 बार मुलाकात हुई है। यही यही बोल रहे थे वो, क्या तुम पहले भी डांस करते थे और अब भी वही जज्बा है। तो मिलने वाले हैं ये। पॉजिटिव हाँ, दे रहे हैं ना। एक आपकी रील सी, मस्ती है तो हस्ती है, किसके साथ मस्ती है? मस्ती है तो हंसती है, ये तो ओडिला रोड की है शायद। शायद। हाँ, मस्ती है तो हंसती है, तो मतलब यही है कि जब तक इंसान के अंदर मस्ती है तब तक हंसती है। मस्त रहो, क्या है जीवन में, कुछ नहीं। अध्यात्म में आपका क्या रुझान है? प्रेमानंद जी के दर्शन किए हैं आपने? मुझे लगा शायद एक वीडियो क्लिप मिली थी मुझे। हम गए थे वहाँ, मैं और अंशुल गए थे दोनों, और ऐसे इतने पास से वहाँ से निकल रहे थे, तो जब मैंने दर्शन किए थे, उद्देश्य दर्शन का नहीं था, उद्देश्य ये था कि वो दिखते कैसे हैं। तो उनको देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं 6-7 महीने की बच्चे को दिख रहा हूँ, जैसे उनकी त्वचा होती है उस तरीके की उनकी त्वचा थी, कि वो गुदगुदे, जो उनकी स्किन थी वो गुदगुदी टाइप की, मतलब ऐसे कि इनको बाहर के जीवन का कुछ पता ही नहीं है कि मथुरा स्टेशन कहाँ है, या फिर मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। पूरा सारा इनके साथ जो साथ रहते हैं लोग, इनको भी पता है कि महाराज जी आज इधर चलना है या उधर चलना है, उनको कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, उनके डिसाइड से कुछ नहीं होता। उनके जो फैन फॉलोइंग है और वहाँ पे जो सिक्योरिटी लगी है वो डिसाइड करती है कि प्रेमानंद जी आज कहाँ जाएंगे। उनकी जो त्वचा देख के मेरा मन गदगद हो गया कि वाकई में एक इंसान है जिनके पैरों की धूल से आदमी एकदम ये समझ लो कि स्नान कर लेता है। तो मतलब जो वो होता है ना कि किसी को देख के एकदम रूह अपना कि वाकई में रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना कि हाँ कोई तो है। और ये साधु ऐसा है संत कि इसको देख के ऐसा लगा कि इससे नजर हट ही नहीं रही। तो ऐसा मुझे प्रेमानंद जी को देखते हुए लगा। बहुत दिव्य अनुभूति होती है, बहुत बहुत शानदार। आपने एक स्टेशन पर रील बनाई थी और उसमें शरीफ खान सैफ ये कमेंट कर रहे हैं, बहुत प्यारी कमेंट करी है इन्होंने, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशी और तरक्की अता करे। ये गांव के ही हैं। गांव के ही है क्या? क्या बात है, गांव से इतना सपोर्ट मिल रहा है। ये गांव के ही हैं और इनका सपोर्ट तो बहुत रहा है हमें बिगाड़ने में। अच्छा। बिगाड़ने में। इनके जो फोटो बेचते थे पहले, ये जो हीरो के फोटो होते हैं वो खेलते हैं, हाँ वो बेचते थे ये, तो इनसे तो बहुत हम फोटो लेके आते थे, पूरा कैलेंडर लेके आते थे, कम से कम 100-200 रुपए के लेके आते थे, और उनको फिर खेलते थे, हार जाते थे फिर लेके आते थे। मतलब बचपन में बिगाड़ा और फिर अब बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं। बहुत बहुत बहुत। आप खाटू वाले श्याम के दर्शन करने जा रहे हैं और वहां पे एक रील बनाई है, कोई अंजलि तामोरी हैं, ये कमेंट कर रही हैं, मेरे लिए भी अर्जी लगा देना खाटू बाबा से।
ये वही मामी है जो डांस कर रही थी। अच्छा, तो मामी के लिए फिर आप अर्जी लगा के आए क्या? लगा के आए थे, इनको प्यारा सा बेटा मिलेगा। क्या बात है, बेटा मिलेगा? अभी का हुआ है, टाइम का हुआ है अभी ज़्यादा। अच्छा अच्छा, अभी तो अच्छा, गया था अभी खाटू- लेटेस्ट ही किया है क्या? हाँ अभी गया था खाटू श्याम। अच्छा, लोग आपके कंटेंट को पसंद करने लग गए। अब लोगों को लगा कि मैं विपिन का मुझे कहीं से नंबर मिल जाए तो मैं विपिन को फोन करके कह दूंगा भाई एक डांस हमारी कॉलोनी में भी कर दो, या फिर कमेंट कर रहे हैं कि एक बार हमारी कॉलोनी में आ जाओ, क्योंकि वो शिकायत तो करना चाह रहे हैं लेकिन उचित स्तर पे शिकायत पहुंच नहीं पा रही है, या पहुंच रही है तो उसका समाधान नहीं हो विकास पा रहा बच्ची है है, वो मुझसे जोड़ना चाह रहे हैं। तो वो आपसे जोड़ना चाह रहे हैं। तो कोई ये शिवदत्त जगरिया जी हैं, इन्होंने कमेंट किया है अगला डांस कहाँ देखना चाहोगे, ये आपने कमेंट करी थी। तो इन्होंने कमेंट करी थी कि पानी में रोड पर, जिसमें धौलपुर का विकास दिखे। इन्होंने मतलब एक तरह से अलग तरीके से उसको कहा है। इन्होंने बोला है कि जहाँ गड्ढे में पानी भर रहा है उस पानी में रील बनाओ, हाँ, पानी में घुस के रील बनाओ। हाँ, अच्छा अच्छा, तो इसका मैंने प्लान रखा है सर्विस रोड का, अभी बनाया नहीं अभी है? बनाया नहीं, ये छावनी से ही है। छावनी से, ये छावनी से ज्यादा कमेंट आ रहे हैं भैया, काम का सहयोग भरपूर मिल रहा है आपको। एक राघवेंद्र सिंह है कोई, ये कह रहे हैं विपिन भाई एक वीडियो वार्ड नंबर 12 मंगल विहार कॉलोनी में भी बना दो, 2 साल से बहुत परेशान है। इन पे मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, ये गुरुजी हैं गुरुजी हैं आपके, हमारे। वही पीटने वाले गुरुजी? नहीं नहीं, ये धौलपुर के थे, किड्स कार्व एकेडमी में पढ़ा था। अच्छा अच्छा। एक बॉबी गुर्जर हैं, ये कह रहे हैं सुपर डांस लगे रहो बेटा, एक न एक दिन सफलता जरूर हाथ लगेगी। ये हमारे घर के पीछे रहते हैं, हम्म, बॉबी गुर्जर है और सैक में चाचा लगते हैं, अच्छा इसीलिए बोल अच्छा रहे हैं। दोस्त है मेरा साथ में। अच्छा अच्छा। एक चंदन सिंह जी हैं, ये कह रहे हैं भाई थोड़ी बहुत तो शर्म आती होगी सबके सामने। जब हम फरीदाबाद में रहते थे तो मेरे फ्लैट के सामने ही रहते थे ये चंदन सिंह जी। चंदन सिंह का, इनका छोटा भाई मेरा मित्र था, उनके साथ रहते थे। तो यही कह रहे हैं कि मतलब मुझे देखा था फेस टू फेस, मैं सही रहता हूँ, मतलब मान लो कि रहन सहन तरीके से, उस तरीके से एकदम रोडों पे कूदना, तो उस तरीके से इन्होंने बोला कि कुछ तो शर्म आती होगी। फिर इनका एक अगला कमेंट आया था कि बहुत सही जा रहे हो तुम, बहुत सही जा रहे हो, पर थोड़ा यही है कि कुछ गड्ढे तुम खुद से भी भरो। तब मैंने ये बर्थडे पे प्लान बनाया था। अच्छा अच्छा। एक गुड्डू मिश्रा जी हैं, ये कह रहे हैं भाई धौलपुर रीको में वीडियो बनाएं आप, डेयरी के सामने जो दुनिया भर का केमिकल मिलता है जिसे रोड पर फेंक देते हैं, जिससे गाय और कुत्ते मर रहे हैं, गांव वालों के कई बार बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाऊंगा, जाएंगे। एक टोपी कुर्ता वाली वीडियो है आपकी, इसमें भी फिरोज खान है, वो कमेंट कर रहे हैं एक दिन तू अपने बाप का नाम रोशन जरूर करेगा। ये डफली अंकल है जो कि जगदीश होटल इस समय चला रहे हैं ये। अच्छा। छावनी के ये। एक आपकी रील है बाहों में बोतल बोतल में दारू, ये क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? ये संतर रोड की वीडियो है ये। हाँ। ये मैंने उसकी एपी फिश की बोतल के साथ किया था। मोटो मेरा बोतल और नशा वो नहीं था, मोटो था नीचे दिखाने का। लेकिन लोगों को आपको बताना पड़ेगा कैसे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ एक चित्रण की चीजें हैं। आप, क्योंकि मेरी आपसे व्यक्तिगत बात हुई तो आपने बताया, मुझे पता है कि आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के जमाने में जहाँ अगर आप ये जो चाय की जो टपरी होती है उनको क्या बोलते हैं, जयपुर में क्या बोलते हैं उनको, थड़ी बोलते हैं। थड़ी शब्द आ गया, धौलपुर में थड़ी शब्द पहले नहीं था। लेकिन जब आप थड़ी के आसपास देखेंगे तो बहुत कम उम्र के लड़के आपको सिगरेट का धुएं का छल्ला उड़ाते हुए मिल जाएंगे। लेकिन आप सब तरह की दुनिया में रहे, सब तरह के दोस्तों में भी रहे, बचपन में बिगड़े भी, लेकिन बिगड़े एक सिस्टम में, नशे को आपने अपने पास नहीं आने दिया। अब चूंकि आप इस तरह की रील बना रहे हो कि हाथ में दारू की बोतल लगी है, वो सिर्फ चित्रण के लिए है, वो आपको पता है। लोगों को नहीं पता कि ये पी फिज है और इसमें दारू नहीं है, इसमें पेय पदार्थ कोई ऐसा है जिसको पिया जा सके। तो लोगों को तो आपको बताना पड़ेगा एक बार कि नहीं मेरा ऐसा कोई उद्देश्य ये था उसमें। एक तो था मेरा जो बैकग्राउंड को दिखाने का, और एक था मेरा कि बाहों में बोतल और बोतल में दारू लेके चलोगे तो आपका घर नहीं चल पाएगा। यस, अगर इसको लेके चलोगे तो आपका घर बिल्कुल खतरा ही नहीं चल पाएगा। अगर लेके चलोगे तो आप मेरी तरह ऐसे लड़खड़ाओगे और गिर 400 जाओगे। रुपए की दिहाड़ी कमा के आ रहे हो आप, और वो 400 रुपए आप बोतल में दे के आप ऐसे घूमोगे लेके, या फिर रोड गलियों में रह जाओगे डले, घर नहीं पहुंच पाओगे आप, ना बच्चों से मिल पाओगे ना घर वालों से मिल पाओगे, तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो नशे का तो बिल्कुल सेवन करें ही ना। एक रील मैंने देखी थी, आपकी बच्ची है छोटी सी, शायद वो आपकी बच्ची होगी, मेरी है। तो आपने इस तरह से आप पे रख के और उसको आप रील बना रहे हैं, और उस पे कमेंट भी आया है डिम्पी कुशवाहा जी का। इन्होंने कहा है कि सारा प्यार धरा रह जाएगा जब बेटी गिर जाएगी। तो
तो आपने इस चीज को सीख से लिया या? सीख से लिया। जब मुझे थाने ले गए थे तो वो भी मना कर रहे थे कि आपने ये वीडियो बनाई है वो ठीक नहीं थी और आगे से ध्यान रखें, अगर बच्ची गिर जाती तो एक तरह से ये क्राइम है। फिर मैंने डीपली वो लिया तो मैंने समझा कि वाकई में क्राइम है ये, तो ये बिल्कुल ना करें। वैसे तो आप अपनी क्या किसी भी बच्ची को नहीं उठा सकते हो ऐसे हाथ पे, और वो मेरी ये गलती थी जो मैंने वो वीडियो बनाई थी। हालांकि कोई अधिकार नहीं है मुझे कि बच्ची को ऐसे हाथ पे उठा यस करके। अपने व्यूज के लिए। बिल्कुल। और अगर वो एकदम जोश भरा हुआ था, ओनली व्यूज का वो था, व्यूज मिले, व्यूज का खुमार था, व्यूज मिले, तो उस चक्कर में मैंने उठा दी। तो वो सुबह तक 20,000 चली गई थी वो, पर वो ठीक नहीं थी। कोई करे ना इसको, अन्यथा तुम एक जुर्म के शिकार बन सकते हो। तो दोस्तों आप इस तरह की हरकतें ना करें कि मुझे व्यूज मिल जाएं और उसके पीछे जो आपका नुकसान हो सकता है उसको आप नजरअंदाज कर दें। न केवल आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है बल्कि निजी जीवन में भी आपको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। चर्चित चेहरा है शायद सुनील जगरिया श्याम प्रेमी, ये सोशल मीडिया पे अपना ये टाइटल रखते हैं। इन्होंने कमेंट किया है मस्त मौला। मस्त मौला मतलब वो जानते भी मुझे कि मस्त रहता है और उसने एकदम जीवन जीना सीख लिया है कि जीवन में कुछ नहीं, सब मोह माया है, मस्त रहो। तुम मरने के बाद किसी टाइटल से पहचाने जाओ या नाम से पहचाने जाओ, वो चीज तुम अपनी जगह में छोड़ जाओ। मस्त मौला रहता है उस टाइप का। एक राहुल छावनी है, इनका मतलब नाम ही राहुल छावनी है क्या? ये लिख रहे हैं सुपर से ऊपर। राहुल कहीं है छावनी? हाँ कोई राहुल छावनी ने की है, और ये उस वाली रील पे किया है चाचा भतीजे वाली रील पर। चाचा भतीजे वाली रील बनाई है, आपने डांस किया उसमें शादी में। हाँ तो सभी रावलों को थैंक यू बोल दो। हाँ सभी को थैंक यू। सभी को न केवल छावनी के राहुल, हाँ, बल्कि पूरे धौलपुर के और पूरे इंडिया के रावलों को थैंक यू। और इनमें एक मेरा भी राहुल है जो बयाना में रहता है और मेरा बहुत बड़ा अजीज दोस्त है, तो तुझे भी बहुत थैंक यू। एक कुसमा राजू है, ये इन्होंने कमेंट किया है मैंने 10 ग्रुप में आपका वीडियो भेज दिया है। कौन है ये? आपकी डाई यार फैन के, मैंने कर दिया अपना काम। ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कौन है। ये छावनी की बताती है, मेरे गांव की, पर मेरी समझ में नहीं आया, पता नहीं कौन है ये। पर बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत सपोर्ट करती हैं। जब भी इनके पास मेरी रील आती है तो लोगों को शेयर करती हैं और बोलती हैं मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे गांव का नाम रोशन हो, कि हमारे गांव से कोई निकला है। मैंने कहा गांव की है पर मैंने कभी इनको देखा नहीं, पर बहुत सपोर्ट करती हैं ये, बहुत सपोर्ट। कुसमा जी आपके नाम का यहाँ पे प्रचार हम भी कर रहे हैं और आपस की बातों को आपको 20 बार करना पड़ेगा। आपने इनका 10 बार किया है, आपस की बातों को आप 20 बार करिए और एक दिन हम आपको आपस की बातों में बुलाएंगे इसी मंच पे, इसी कुर्सी पे। इनको शेयर करूंगा ये वाली, लेकिन आपको शेयर करना पड़ेगा, इनसे डबल शेयर करना पड़ेगा। धौलपुर के चर्चित चेहरे हैं, मुझे लगता है, मैं उनसे पर्सनली नहीं मिला हूं, मौका मिलेगा तो उनसे जरूर मिलूंगा। एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा, उन्होंने कमेंट किया है सुपर से भी ऊपर। मतलब ऐसे लोगों की कमेंट्स जब आपके सोशल मीडिया पे आती हैं तो आपको लगता है कि मतलब अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। ये एजुकेटेड पर्सन है और ये लोग जरूरी नहीं कि हर जो भी रील आई या फिर हुआ इस पे कमेंट देखते भी नहीं है, लाइक भी नहीं करते, इनको तो जो दिल के पास से निकल गई उसी पे कमेंट। ये कमेंट आई तो मैंने सोचा, मैंने कि अंकल का मैसेज है कि हाँ वाकई में शायद अच्छा कर रहा हूँ। तो इस कमेंट से मुझे यही थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इन कमेंटों से कि हाँ चलो ये अंकल मुझे समझ रहे हैं, जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति मुझे समझ रहे हैं, वकील जैसे, तो काफी शायद मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत सपोर्ट करते हैं। ये भी बोलते हैं कि विपिन कभी जरूरत पड़े हमारी तो फोन कर देना, तो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपके मन में कोई ऐसा आदमी जिसकी आप कमेंट का इंतजार कर रहे हो, ऐसा आदमी की कमेंट आ जाए तो मेरा दिन बन जाएगा। उन्हीं लौट फिर के दुनिया वहीं पर है। एक विशेष जिक्र मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपकी रील्स पर इनका कमेंट आया है, इसलिए और मौका मिला तो मैं अपनी आपस की बातों में इनको जरूर बुलाऊंगा। मेरी एक बार इनसे बात भी हो चुकी है, इन्होंने बोला है कि मैं समय निकाल के आऊंगा और मेरी विस्तार से अभी बातचीत नहीं हुई है। बॉक्सर शेरा गुर्जर मित्र है, मतलब इन्होंने वो चीजें की जो मैं 10 साल से सोचता था और बंदे ने बड़ा तगड़ा अटैक किया है, वहां पे उनकी नसों पर अटैक कर दिया। और ये चीजें हैं वास्तव में है, इतना पाखंडवाद फैला रखा है सब तरह से। तो और इसका क्या है कि लोगों का पर्सनल
लोगों के वो भी आ रहे हैं कि भाई तुझे क्या मतलब है, लोग कर रहे हैं उसको करने दे, बुराई भी झेल रहा है बंदा अगला, लेकिन वो समाज सुधार में उतर आया है। और इस तरह के युवाओं की हमें बेहद जरूरत है। बेहद बेहद। उन्होंने आपके इस कमेंट करिए एक वीडियो पे, शानदार भाई, जिम्मेदारों को मजबूर कर दो शर्मसार होने के लिए, बहुत शानदार कमेंट करिए। और एक और कमेंट करिए इन्होंने, धौलपुर नहीं गड्ढेपुर। परसों ही बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बोला था मुझसे कि इन बाबाओं को कुछ बनाओ। मैंने आओ तो बनाते हैं, मेरे पास कंटेंट तैयार है, आप आओ, आप रहोगे वीडियो में तो और ज्यादा फर्क पड़ेगा लोगों को। तो बोले कि हाँ मैं आता हूँ धौलपुर। तो देखो उनका कल या परसों विचार है। बिल्कुल, और युवाओं पे अच्छा प्रभाव भी पड़ रहा है, क्योंकि वो बातें अच्छी कह रहे हैं। ये बातें सोचता हर कोई सोच लेता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको एक्शन में लाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये शेरा गुर्जर कर रहे हैं। मैं सोच लूँ कल मुझे रील बनानी है वहाँ मस्त तरीके से बनाऊंगा, 100% सोच के जाता हूँ, तब कहीं जाके 50% होगा। बिल्कुल, ये बात है निश्चित। तो सोचने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है। और शेरा भाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। शेरा भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हो समाज के लिए। आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में हर कोई शेरा गुर्जर नहीं हो सकता है। एक दिन आप अपनी सोच को उच्च स्तर तक ले जाओगे, निश्चित रूप से बदलाव लेकर आओगे। और हम जैसे युवा, व्यक्तिगत मैं आपका बहुत सपोर्ट करता हूं इस चीज में। एक पंडित नरेंद्र पारासर जी कमेंट कर रहे हैं, अद्भुत मेरे भाई, महादेव अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, विरोध का सही तरीका अपनाया। इनको मैं पहचाना नहीं है कोई, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग बड़ी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रील है आपकी, कहीं पे आप खाना खा रहे हैं, आपकी पत्नी जी खाना खा रही हैं और आप उसमें रील बना रहे हैं जी। तो पत्नी जी की ख्वाहिश पूरी होगी रील बनाने की उनके साथ में? हाँ, उनका बहुत दिनों से सवाल था वही कि आप दुनिया में रील बना रहे हो, मेरे साथ कब बनाओगे। तो खाना खा रहे थे तो मैंने कि माहौल भी ठीक है और इनकी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी, तो मैंने वही बना दी। फिर ये अभी लेटेस्ट बनाई है क्या? आज इसको 1 महीना हो गया। मनिया मांगरोल रोड पे आपने रील बनाई थी, तो उसमें लोग थोड़ा ऐसा महसूस कर रहे थे, ऐसा लगा आपको? पीछे जो लोग खड़े थे वो ही देख रहे थे। वो एक्चुअल में क्या होता है, जब मेरे बर्ड्स लगे होते हैं ना, हाँ, तो सामने से देखोगे तो ऐसा लगेगा ये कर क्या रहा है, ये पागल हो गया क्या। हाँ, क्योंकि आवाज तो केवल आपकी आ रही है। को सुनाई दे रही, तो मैं साउंड पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है। तो उस तरीके का थोड़ा सा, जब वो उनके पास रील जाती है बन के, तब वो कहते हैं अच्छा ये हो रहा था। हाँ, जब समझ आता है। आज आप हमारे साथ आपस की बातों में आए, अपने ऑडियंस से हमारे आपस की बातों के लिए कुछ कहना चाहोगे? आपस की बातें, बहुत अच्छा लगा बात करके, क्योंकि जो बातें आज तक मैंने किसी के साथ नहीं की वो के शर्मा जी के साथ की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पुराने ख्यालातों में जाना और बहुत बचपन से लेके और अब तक की सारी चीजें याद दिलाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अपने बचपन की यादें ताजा करनी है, अपनी अनकही बातें सुनानी है, अपने मन को खाली करना है, अपने आप को अच्छा फील करना है, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, तो आपका स्वागत है आपस की बातों में। विपिन जी ने कविता और लिखी है धौलपुर के बारे में, और ये कविता इनकी स्वरचित कविता है। इनमें जो भी शब्द हैं वो इनके खुद के शब्द हैं, और इनकी दिली इच्छा है अपने ऑडियंस को सुनाने की। तो एक बार वो कविता हो जाए विपिन जी। धौलपुर की रोडों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, धौलपुर की रोडों का हिसाब दीजिए। मुझको अपनी बैंक की किताब दीजिए, धौलपुर की रोडों का हिसाब दीजिए। गली गली जख्मी है, पानी भर गया, रोड बन गई तो सीवर खुद गया। सीवर क्यों खुदा है ये बता दीजिए, धौलपुर की रोडों का हिसाब दीजिए। धौलपुर की तबाही का हिसाब दीजिए। पानी भर गया है, खाली करवा दीजिए। गड्ढे खुद गए हैं, खाली करवा दीजिए। रोड खुद गया है, इसको बनवा दीजिए। धौलपुर की रोडों का हिसाब दीजिए। धौलपुर की बर्बादी का हिसाब दीजिए। एक क्वार्टर में इंसा बिक गया, 500 रुपए में पूरा घर बिक गया। बात न बनी तो 2000 दे दिए। धौलपुर की रोडों का हिसाब दीजिए। धौलपुर की तबाही का हिसाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने इस कविता को सुना है
बहुत कम शब्दों में इन्होंने सबके लिए सब कुछ ना कुछ कह दिया है। विपिन जी, शुरुआत से लेकर के और अंत तक हमने बहुत सारे सवाल किए, आपने सभी सवालों का बड़े बेबाकी से जवाब दिया। बहुत मजा आया आपके साथ इस पॉडकास्ट को करने में, और उम्मीद है कि आप इसी मेहनत और इसी जज्बे के साथ लगे रहेंगे और धौलपुर के बदलाव के लिए आप अपने प्रयासों को करते रहेंगे। जी। विपिन जी, आप हमारे यहाँ आए, अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद है कि एक बार अभी आपका शुरुआती दौर था ये, जी। और ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे हम, और आपकी मेहनत के लिए दुआ करेंगे कि आप इस तरह से मेहनत करते रहें और एक बहुत बड़ा चेहरा बन करके और आप वापस आए हमारे साथ। आपस की बातें हम एक बार फिर आपसे दोबारा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।